हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार। ये एक डेमो लेक्चर है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक का फ्रॉम आवर रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच जो है 80 आवर्स की। हमने पूरा 80 आवर्स में आपका रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट कर दिया। पूरा सीए फाइनल ऑडिट 100% कॉन्सेप्ट्स एंड 100% क्वेश्चंस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक्स लेवल से लेके पूरा एडवांस सीए फाइनल लेवल तक हमने आपको कवर करवाया है। एंड साथ ही साथ अभी हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा लाइव गाइडेंस बैच, जिसमें हम आपको लाइव सपोर्ट देने वाले हैं। हमारे वीकली लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके जो भी गाइडेंस होंगे, मेंटरशिप होंगे, टिप्स, स्ट्रैटेजी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, सारी चीजें हम आपको लाइव सॉल्व करके देने वाले हैं। सर हम आपसे ही क्यों बैच ले, ये हम नहीं बोलते हैं, ये बोलता है हमारा रिजल्ट। दिस इज आवर May 25 सीए फाइनल रिजल्ट, जिसमें हमारे रिसोर्सेज को यूज करके 14 ऑल इंडिया रैंक्स आई थी, जिसमें लेट मी टेल यू द ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 87 मार्क्स इन द टफेस्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री ऑफ आईसीआई, उन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज यूज किए थे। और यहां पे आप सारे टॉप स्कोरर्स हमारे देख सकते हैं। साथ ही साथ नवंबर 24 में भी हमारे रिसोर्सेज को यूज करके 8-9 रैंक्स आई थी। तो आप अगर इन कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। अभी इस बैच पे डिस्काउंट चल रहा है 500 रुपीज का, जो आपका मात्र 17 सितंबर तक ही है। और ये जो डिस्काउंट है हम 2 महीने में एक बार ही लेके आते, तो आप ये डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड है 500 ऑफ। एंड अगर आपको बैच की ज्यादा डिटेल्स जाननी हो, पूरा अच्छे से डिटेल जानना हो, और साथ ही साथ आपको बाकी के 3 डेमोज हमने पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो वो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है, और ये जो 80 आवर्स का बैच है ये फुल्ली रेलेवेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। फ्यूचर में अगर कोई अमेंडमेंट्स आएगा, चेंजेस आएगा, तो वो मैं आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम डेमो लेक्चर से शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 34th लेक्चर में, जहां से इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल एथिक्स की जर्नी को। सर आप ये प्रोफेशनल एथिक्स की जर्नी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये तो सर एक चैप्टर ही है, लेकिन ये चैप्टर क्या है? सबसे बड़ा चैप्टर है आपके सीए फाइनल ऑडिट का। हो सर, सबसे बड़ा चैप्टर है मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होगा ना ये? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे इजी चैप्टर आपके सीए फाइनल ऑडिट का सिर्फ यही चैप्टर है, दैट इज योर प्रोफेशनल एथिक्स। सर इसमें होता क्या है? तो इसमें आप ये जो आपका पूरा चैप्टर है सबसे वेटेज वाला चैप्टर है। आप मान लीजिए आपके पूरे पेपर में से 20 से 25 मार्क के क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस एक चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसकी साइज भी बहुत बड़ी है, तो वो डिफाइन करता है, जस्टिफाई करता है अपनी साइज को। आप मान लीजिए 28 to 30 पेजेस में हमने कवर किया है इसके कॉन्सेप्ट बुक में, तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी ज्यादा साइज है। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर होता है, ये पूरा लॉजिक पे बेस्ड है, ये पूरा उस पे बेस्ड है कि इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है। इस पर्टिकुलर केस में हम गलत माने जाएंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम गलत नहीं माने जाएंगे। ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। बस ये पूरा चैप्टर है। इसमें आपको बहुत माइन्यूट डिटेल्स होंगी, बहुत बारीकियां हैं जो इस चैप्टर में आपको समझनी पड़ेंगी, और आपको इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई भी डिटेल मिस कर दी, कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर भटक गया और आपने कोई डिटेल मिस कर दी, तो फिर आपको ये वो पर्टिकुलर, और अगर वही पर्टिकुलर पॉइंट से आपका क्वेश्चन उठ के आ गया आईसीआई में, तो सर आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है सर, अगर आपको वो कंक्लूजन पता है कि हाँ भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत है, हाँ भाई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सही है, अगर आपको ये कंक्लूजन पता है, तो आपको 4 में से 4 मार्क आ सकते हैं और 5 में से 5 मार्क आ सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स जैसे क्वेश्चन में 4 में से 4 मार्क, 5 में से 5 मार्क लाना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब ये जो 20 और 25 मार्क जो मैं बोल रहा हूं ना, 20-25 मार्क का आता है, ये आपके फ्री के नंबर है, ये आपको एकदम एग्जैक्टली 20-25 मार्क मिल सकते हैं अगर आप ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो। सर ये प्रोफेशनल एथिक्स में, एथिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे मोरल प्रिंसिपल्स जो हमारे बिहेवियर को गवर्न करते हैं, जिसके बेसिस पे हम बिहेव करते हैं, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। जैसे आपने मोरल साइंस पढ़ा होगा बचपन में, सोशल साइंस पढ़ा होगा, उसी से मिलता जुलता है वर्ड है एथिक्स, कि हमें एथिकल रहना है, हमें एथिक्स के साथ काम करना है। और वही एथिक्स जब हमारे प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं, कि हम जब सीए प्रोफेशन में हैं, हम जब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तब हमें एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, यस सर। अब क्या होता है ना, एक ओवरव्यू में आपको देता हूं कि सर हमारा जो सीए है ना, हमारा जो सीए है वो या तो जॉब करता है कि भाई हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम किसी फर्म में एम्प्लॉय हैं, जो फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है जो आपके सीए वाला काम करती है, उन फर्म में अगर हम एम्प्लॉय है तो हम जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम जॉब कर रहे हैं। या तो हम हो सकता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने खुद की प्रैक्टिस खोल रखी है, हम किसी फर्म के पार्टनर है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीए वाला काम कर रहे हैं। ये दो आपके चीज है, ये दो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां पे कवर्ड होते हैं। एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
जो जॉब कर रहे हैं या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर और भी तो होता है ना सर, हम हो सकता है ना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो सर, हो सकता है हम बिजनेस खोल के बैठे हो, तो वो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां पे कवर नहीं होते हैं, ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स में नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ दो टाइप के सीएस की बात हो रही होगी, एक तो जॉब की और एक तो प्रैक्टिस की। जब जॉब वाले सीएस की बात हो रही होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, सीए इन सर्विस। क्या बोलेंगे इनको हम लोग इनको बोलते हैं सीए इन सर्विस, जो सीए सर्विस में है। सर्विस मतलब क्या, जो जॉब कर रहा है। और जो प्रैक्टिस में होंगे उनको क्या बोलेंगे, सीए इन प्रैक्टिस, कि भाई जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस करना मतलब क्या होता है सर, आप अपनी फॉर्म वार्म खोल के बैठ गए हो और अब आप सीए वाला काम कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, जो ऑडिटर बोलते थे, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स बोलते थे, कौन करता है, ये सारे सीए इन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये ऐसा भी नाम अलग अलग मिलकर ये लोग दे देते हैं। और इसका हम जो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, वो करेंगे सीएआईपी। सीएआईपी हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे सीए इन प्रैक्टिस का, क्योंकि बार बार ये सीए इन प्रैक्टिस वर्ड आता है आपके पूरे प्रोफेशनल एथिक्स में। मेनली यहां पे आपके सारे सीए इन आईपी ही कवर्ड होते हैं, ठीक है। सीए इन प्रैक्टिस भी कवर्ड होता है, बट मेनली बहुत सारे प्रोविजन सीए आईपी के लिए उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। यस सर, ये आपका ओवरव्यू था प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है, एक बार हम पढ़ के भी आपको बता देते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का मेनली जो आपका ये पूरा कंटेंट होगा ना प्रोफेशनल एथिक्स का, वो कॉन्सेप्ट बुक से ही हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट है, उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो हम कॉन्सेप्ट बुक से ही पढ़ेंगे अच्छे से, तो हमें ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ में आएगी। प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता है आईसीआई के मोटो की, कि हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसका मोटो क्या है। उससे पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूं कि ये जो आपका आईसीआई है ना, इस आईसीआई में ना दो टाइप के रेगुलेशंस है। एक तो है आपका सीए एक्ट 1949, एक है आपका सीए एक्ट 1949 और एक है आपके रेगुलेशंस। ये सीए एक्ट और ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना पड़ता है, इनको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। यही आपके प्रोफेशनल एथिक्स में लिखा गया है कि हमें इन एक्ट्स को, हमें इन रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और इन एक्ट्स के अंदर आपके अलग अलग सेक्शंस है, शेड्यूल्स है, पार्ट्स है, क्लॉजेस है, जिनका डिस्कशन हम प्रोफेशनल एथिक्स में करने वाले हैं। ये सीए एक्ट में क्या सेक्शंस है, ये सारी चीजें आपके जो सब सेक्शन ये सब आप देख रहे हो, ये जो आप सेक्शंस नीचे देखोगे कि अच्छा क्या सेक्शंस होते हैं, ये आप नीचे देखोगे ये सेक्शन नंबर्स लिखे हुए, ये सारे आपके सीए एक्ट के सेक्शन नंबर्स हैं। तो ये सीए एक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए बनाया गया है। जब हम सीए बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे पे क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी वो बनाई गई हैं, एंड हमारा रेगुलेशंस यहाँ पे क्या लगता है हम पे, वो उसके बारे में उसके साथ हमें कंप्लाई करके चलना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईसीआई का मोटो। ये आपके एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि एमसीक्यू पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हमारे आईसीआई का मोटो क्या है सर, हमारे आईसीआई का मोटो है या एषा सुप्तेषु जागृति। सर यह एषा सुप्तेषु जागृति, ये हमने कठोपनिषद से लिया है। कहां से लिया है सर, कठोपनिषद से लिया है। इसका मतलब क्या होता है, एटर्नल विजिलेंस, कि हमें विजिलेंट रहना है और हमेशा विजिलेंट रहना है। सर एटर्नल विजिलेंस का मतलब क्या है, जब सो रहे हो, जब सब लोग सो रहे हो तब आपको जागना है। मतलब ऐसे उल्लू बनने की बात नहीं कर रहा है कि भाई सब सो रहे तो आपको जागना है रात में। ये बोल रहा है जब कोई चीज किसी और को ना दिखे वो चीज आपको दिखनी चाहिए। आपको अवेकन रहना है अपनी सराउंडिंग्स के लिए, और आप जब अपना काम कर रहे हो तब आपको यह एषा सुप्तेषु जागृति का फॉलो करना है। इस मोटो को फॉलो करते हुए अपना काम करना है। अवेकनिंग व्हेन द वर्ल्ड इज अस्लीप, ये हमारे आईसीआई का मोटो है। ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। यस सर। अब आते हैं सर आपके कोड ऑफ एथिक्स। सर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, जो आपके एथिक्स लिखे गए ना, जो प्रोफेशनल एथिक्स हम डिस्कस करेंगे वो आपके कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि सर हमारे कोड ऑफ एथिक्स है, उसमें हमारे एथिक्स लिखे गए हैं। ये आपके जनरली मान लीजिए आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है आपका कोड ऑफ एथिक्स, उसको फिर हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको डेवलप करते हैं। तो ये कोड ऑफ एथिक्स किसने बनाया सर, ये आपके आईसीआई ने बनाया। अभी इसका जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ये भी जो आपका ओवरव्यू है ये भी आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये भी एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आएगा। सो बेसिकली आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और जो चौथा पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सर 4 पार्ट में मतलब कैसे डिवाइडेड है, पार्ट 1 जो हमारा बात करता है वो ये बात करता है कि हमें कोड से कंप्लाई करना है, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना है, हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से कंप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे लिखा गया हमें उससे कंप्लाई करना है, ऐसा पार्ट 1 में लिखा गया। दूसरा पार्ट 2 है हमारे उन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस के लिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस मतलब क्या, जो जॉब कर रहे हैं, जो सीए इन जॉब है, उनके ऊपर ये पार्ट 2 एप्लीकेबल होता है। इंक्लूडिंग जो पब्लिक प्रैक्टिस में है, क्योंकि वो रिलेशनशिप है विद द फर्म एज एम्प्लॉई। जो फर्म पब्लिक प्रैक्टिस में है वो उनको भी हम यहां पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो उस फर्म के साथ रिलेटेड है एज एन एम्प्लॉई। मतलब मैंने आपको बताया ना कि किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर मैं एम्प्लॉई हूं तो भले
भले मैं पब्लिक प्रैक्टिस वाला काम कर रहा हूं, भले मैं ऑडिट वॉडिट कर रहा हूं क्लाइंट्स की, लेकिन सिंस मैं इस फर्म के साथ रिलेशनशिप में हूं एज एन एम्प्लॉई, तो मुझे क्या बोलते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस ही माना जाएगा, मुझे सीए इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, मुझे सीए इन सर्विस ही माना जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चल के ये बात आपको बहुत ज्यादा या मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली है कि भाई जो अगर एम्प्लॉय है जो किसी पार्टनरशिप फर्म में जो सीए वाला काम कर रही है, उस पार्टनरशिप फर्म में भी अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमें सीए इन सर्विस माना जाता है, सीए इन प्रैक्टिस नहीं माना जाता। तो फिर सर सीए इन प्रैक्टिस किसको माना जाता है? आपके पार्टनर्स को सीए इन प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। यस सर। पार्ट 3 किसके लिए है? उन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए जो पब्लिक प्रैक्टिस में है। पार्ट 4 किस बारे में बात करता है? इंडिपेंडेंस जो हमें रखनी पड़ती है ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स में। एंड पार्ट 4 भी किस बारे में बात करता है? इंडिपेंडेंस जो हमें रखनी पड़ती है अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू अश्योरेंस एंगेजमेंट में। सर ऑडिट रिव्यू हमने पढ़ा हुआ है एसएज एसआरई में, और अश्योरेंस अदर देन रिव्यू ऑडिट एंड रिव्यू ये हमने पढ़े हुए आपके स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट में। 3400 प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, 3402 आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पे अश्योरेंस रिपोर्ट देना, एंड 3420 जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था पीएफएफआई पे अश्योरेंस देना, ये आपके यहाँ पे कवर होता है। उसमें आपको इंडिपेंडेंस रहना पड़ता है, ये आपके पार्ट 4B में लिखा हुआ है। ऐसे करके आपके मल्टीपल पार्ट्स में अलग अलग चीजें लिखी गई है। आपको एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है बताओ ये चीज कौन से पार्ट में लिखी गई है, या फिर ये पार्ट में कौन सी चीज लिखी गई है, ऐसा करके एमसीक्यू में बना सकता है, ठीक है। यस सर। अब आपका जो हर एक सेक्शन है कोड का, कोड के अलग अलग सेक्शंस है, हर सेक्शन में 3 पार्ट डिवाइडेड है। सबसे पहला कि भाई उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो दिया होगा, उस सेक्शन का क्या इंट्रोडक्शन है, उस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो दी गई होंगी, और उस सेक्शन को कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन दिया होगा। ये 3 पार्ट आपके हर कोड में, हर सेक्शन ऑफ द कोड में दिए होंगे। एंड अगर कभी भी कोड ऑफ एथिक्स आपका कुछ एक चीज बोल रहा है एंड आपका लॉ एंड रेगुलेशन कुछ दूसरी चीज बोल रहा है, तो यहां पे हम किसकी बात मानेंगे सर? सर ऑडिट में हमने क्या किया था कि एसएस कुछ और बोल रहे हैं, लॉ एंड रेगुलेशन कुछ और बोल रहे हैं, हम तो ये बोलते थे लॉ एंड रेगुलेशन हमेशा प्रिवेल करते हैं ऐसे पे, लॉ एंड रेगुलेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वही सेम चीज यहां पे बोल रहा है कि सर कोड ऑफ एथिक्स और लॉ एंड रेगुलेशन दोनों अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें लॉ एंड रेगुलेशन को फोकस करना है, लॉ एंड रेगुलेशन यहां पे प्रिवेल करेगा, जैसा हमें लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है वैसा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ये एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हम प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर आईसीआई का मोटो होता है य एष सुप्तेषु जागृति, ये हमने कठोपनिषद से लिया है। ये डिटोन करता है इटर्नल विजिलेंस को। इसका मतलब क्या? हमें जागना है जब सारे लोग सो रहे हैं। ओवरव्यू लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स का। इसमें आपके मल्टीपल पार्ट्स है, 4 पार्ट है, और चौथे पार्ट को ए और बी करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 बात करता है कि हमें कंप्लाई करना है कोड से, फंडामेंटल प्रिंसिपल से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। पार्ट 2 अप्लाई होता है उन प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर्विस पे, इंक्लूडिंग वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो पब्लिक प्रैक्टिस में है, लेकिन क्योंकि वो किसी फर्म के एम्प्लॉई हैं इसलिए उन्हें भी हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस ही मानेंगे। पार्ट 3 बोलता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस के लिए। पार्ट 4A और 4B है। 4A बात करता है इंडिपेंडेंस ऑडिट और रिव्यू के लिए, 4B बात करता है अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू के अश्योरेंस के इंडिपेंडेंस की। ईच सेक्शन जो आपके हर एक सेक्शन है कोड के अंदर, उसको स्ट्रक्चर किया गया 3 पार्ट में। एक हर एक का इंट्रोडक्शन है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स और हर एक का अपना एप्लीकेशन है। अगर कोड ऑफ एथिक्स और लॉज एंड रेगुलेशन दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो यहां पे लॉ एंड रेगुलेशन जीत जाएगा, लॉ एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये आपका जस्ट ओवरव्यू था। यहां पे आपको कोई चीज ऐसे याद नहीं रखनी, एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव में इतना कुछ नहीं आएगा। यहां से आपका असली चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो हम डिस्कस करते आ रहे थे आपके अदर स्टैंडर्ड्स में, स्पेशल स्टैंडर्ड्स में, कि हमें कंप्लाई करना पड़ता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। फिर मैं बोलता था आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिनसे हमें कंप्लाई करना पड़ता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऐसे करके मैं आपको बता देता था। अब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे कि सर क्या बोल रहा था मैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके कोड ऑफ एथिक्स में दिए गए हैं जो आईसीआई ने बनाया हुआ है। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें डिस्कस करने हैं। यहां पे हम आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन आते कैसे। या तो आपको पहले अगर आपको ये बोल सकता है कि सर डायरेक्टली वो बोले इंटीग्रिटी है, अब इंटीग्रिटी के आपको 4-5 मार्क के क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इंटीग्रिटी में क्या लिखेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी इसमें से एक पॉइंट उठा लिया और पूछ लिया कि बताओ अगर हमने ये कंप्लाई नहीं किया है, अगर ये काम अच्छे से नहीं किया है तो हमने कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रीच किया है, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने फॉलो नहीं किया है, कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल तोड़ा है। तो आपको दोनों वे में याद रखना पड़ेगा कि सर अगर इंटीग्रिटी पूछ ले तो इसके अंदर का क्या होता है, और इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट पूछ ले तो उसमें इंटीग्रिटी आएगा। ऐसा करके आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा करके आपको समझना पड़ेगा। तो ये अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया कि अच्छा कौन सी चीज का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम कैसे याद रख सकते हैं? नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए एग्जाम में जाके कि अच्छा ये कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो सर इसमें हम कैसे नाम याद रखेंगे? एक वर्ड, एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, दैट इज
दिस, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। क्या बोला सर? इधर मैंने बोला, एक बार मन में रिपीट करो, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। तो यहां पे आपके 5 आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आ गए। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। तो ये आपके इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसे करके आपको याद रह सकते हैं नाम वाइज। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी इंटीग्रिटी। तो सर अब इसके आगे यहाँ पे सबसेक्शंस भी लिखे हुए हैं, सेक्शन 11, सबसेक्शन 11, 111 है, 112 है, तो ये सेक्शन नंबर्स भी हमें याद रखना है। तो ये सजेस्टेड है कि आप ये सबसेक्शन नंबर याद रखें, जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये सबसेक्शन कोड करें। एंड साथ साथ कभी कभी ना वो सबसेक्शन को हिंट जैसे दे देता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल लगेगा अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 111। तो आपको अगर याद होगा कि अच्छा सबसेक्शन 111 मतलब इंटीग्रिटी की बात हो रही है, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें इंटीग्रिटी लगा के आना है। ठीक है, यस सर। और वैसे देखा जाए तो एकदम सीक्वेंस में, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। और ये जो आपके सबसेक्शंस है वो भी एकदम सीक्वेंस में है, 111, फिर आएगा आपका 112, फिर 113, फिर आपका 114 और फिर आएगा आपका 115। तो ऐसे करके आपको याद भी रह जाएगा इसी सीक्वेंस में। ठीक है, यस सर। इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आप हरिश्चंद्र के बेटे होने चाहिए। इसका मतलब क्या, आप एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए, एकदम सच्चे इंसान होने चाहिए, भगवान के इंसान आपको बनना है। जब आप सीए बन गए तो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, एकदम जैसा काम आपको जैसा जो चीज आप बोलेंगे वैसा आपको करना है, सच्चा बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। आपके हर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आपको फेयर डीलिंग रखनी है और ट्रूथफुलनेस रखनी है। फेयर डीलिंग, सबके साथ एकदम बढ़िया तरीके से काम करना है, अच्छे से काम करना है, किसी को धोखा वोखा नहीं देना है और ट्रूथफुलनेस लगना है। साथ ही साथ आप जानबूझ के किसी भी ऐसी रिपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि उस रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो मटीरियली फॉल्स है, बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में प्रोवाइड की गई है और आपको पता है, ये जानबूझ के बोला गया है कि आपको पता है कि वहां पे मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो आप उस रिपोर्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते हो। या फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग मतलब धोखेबाज वाली इंफॉर्मेशन दी गई है, कम इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे लोगों को मिसलीड किया जा सके। नेक्स्ट चीज, या तो वो इंफॉर्मेशन है उसमें जो स्टेटमेंट है वो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है। सर नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई इसका मतलब क्या हुआ, बेदरकारी के साथ, बिना कोई ध्यान दिए आपने कुछ भी कैजुअली कोई चीज बोल रखी है उसमें, जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये सच था या फिर झूठ था, आपको कुछ पता नहीं है, कोई आपने स्टेटमेंट दिया नेग्लिजेंटली दिया है, या फिर उस रिपोर्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ओमिट की गई है, जो इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट में डालनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई है एंड जिसकी वजह से वो रिपोर्ट जो है वो मिसलीडिंग बन रही है। मतलब आपने कम इंफॉर्मेशन दी, जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी है और ये जो रिपोर्ट है उसकी वजह से मिसलीडिंग बन रही है। तो आपको ऐसी रिपोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होना है। 3 टाइप की रिपोर्ट है, मटेरियली फॉल्स या फिर मिसलीडिंग हो, दूसरा नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई हो, तीसरा ओमिट करती हो। सर हमने तो पढ़ा था ऑडिट में हम ऑडिटर्स रिपोर्ट देते हैं और अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ भी मटेरियल में स्टेटमेंट मिल जाए तो हम तो फिर भी रिपोर्ट देते ही है ना सर, हम तो मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करके रिपोर्ट देते हैं। तो आप तो बोल रहे हो इंटीग्रिटी में हमें ऐसी रिपोर्ट के साथ, हमें ऐसी स्टेटमेंट्स के साथ तो एसोसिएटेड होना ही नहीं है, तो मतलब हमें वहां पे विड्रॉ कर लेना है क्या सर, हमें वहां पे खुद को डिसएसोसिएट कर लेना है क्या सर। यहां पे लिखा गया है कि अगर आप किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड हो तो फिर आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे उससे डिसएसोसिएट होने के। डिसएसोसिएट मतलब क्या, अब सपोज मैं ऑडिट की बात करूं, ऑडिट में हम रिपोर्ट देने वाले, उस रिपोर्ट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देने वाले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे पता है कि मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, मटीरियल में स्टेटमेंट किया हुआ है, तो क्या मुझे वो इंफॉर्मेशन से डिसएसोसिएट होना, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मुझे ऑडिट को विड्रॉ करके चले जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि सर हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। तो एक चीज यहां पे एक और मेंशन कर दी कि अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन पे मॉडिफाइड रिपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो फिर आपको ब्रीच है ऐसा नहीं माना जाएगा, तो फिर आपको ब्रीच में नहीं माना जाएगा कि आपने इंटीग्रिटी का ब्रीच कर दिया, ऐसा हम नहीं बोलेंगे अगर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देते हो। तो यहां पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो आप खुद को उस इंफॉर्मेशन से डिसएसोसिएट कर लो या फिर आपको उस इंफॉर्मेशन पे जो रिपोर्ट देनी है उसको मॉडिफाई कर लो, मॉडिफाई कर दो अपने ओपिनियन को। अगर आपने ये दोनों में से कोई भी काम कर दिया तो हम ऐसा मानेंगे कि भाई आप ब्रीच में नहीं हो। और एक चीज याद रखना, ये नोइंग
नोइंगली बोल रहा है। अगर हमें कोई पता ही नहीं था, हमें मटेरियल में स्टेटमेंट पता ही नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और हमने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी, तो भी क्या मैं यहाँ पे ब्रीच में माना जाऊंगा? नहीं सर, तो ब्रीच में नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था, आपको तो पता ही नहीं था ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी गलतियां हैं। अगर आपको पता हो तो फिर आप एसोसिएट नहीं हो सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा इंटीग्रिटी था। बेसिकली आपको सिर्फ सच्ची इंफॉर्मेशन देनी है, सच्ची इंफॉर्मेशन के साथ ही एसोसिएट होना है, आपको खराब इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होना है। ठीक है, यस सर, पहला इंटीग्रिटी। दूसरा आता है मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आपका सेकंड आएगा, इसका सबसेक्शन 112 लगता है। ये बोलता है कि आपको बायसनेस रही रखनी है अपने काम में। आप भले अपने पापा की फर्म का ऑडिट कर रहे हो, आप भले किसी और अनरिलेटेड पार्टी का ऑडिट कर रहे हो, आपको बायसनेस नहीं रखनी है, आपके पास कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर मैंने ना किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रखे, ठीक है, अब मैंने इस कंपनी के शेयर्स परचेस कर रखे और अगर मैं इस कंपनी में मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो मेरे शेयर्स की प्राइस कम हो जाएगी। मेरा एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और मेरा दूसरा एक प्रोफेशनल इंटरेस्ट है एज एन ऑडिटर। ये दोनों इंटरेस्ट जो है वो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ऑडिटर बन के इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी तो मेरा जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएगा, मेरे शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। तो ऐसा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड साथ ही साथ किसी का मेरे पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पता चला कि मैं अपने बीवी की कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, क्या मैं अपने बीवी की कंपनी में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं क्या सर? नहीं सर, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, वरना घर से निकाल देगी। तो ऐसी सारी चीजें हैं। अभी गर्लफ्रेंड की बात कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड को मॉडिफाइड ओपिनियन हम नहीं दे सकते, तो ऐसा किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे सिंपल सी ये बात कर रहे हैं सर ऑब्जेक्टिविटी में कि आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको आप जो भी जजमेंट लेना है वो प्रोफेशनली लेना है, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बायसनेस की वजह से भी नहीं करना है, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से भी नहीं करना है, और किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाए तो भी आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, यस सर। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं। तो थर्ड आपका प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो बात करता है हमारे सबसेक्शन 113 में। सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए जो भी रिक्वायर्ड है उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। कि भाई अगर उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऐसे 3420 में जो पीएफएफआई पे मुझे अगर अपना अश्योरेंस देना है तो मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो स्किल होनी चाहिए वो अश्योरेंस देने की। पहले मुझे वो नॉलेज एंड स्किल को अक्वायर करना है, अटेन करना है और उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब क्या? उसको बार बार अपडेट करते रहना है, जैसे जैसे कोई भी नया स्टैंडर्ड आए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आए, तो अटेन एंड मेंटेन करना है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल जो भी रिक्वायर्ड हो सकता है उस काम को करने के लिए। सर ड्यू केयर का मतलब क्या है? कि मुझे डिलीजेंटली काम करना है, एज पर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स काम करना है। मतलब मुझे ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। इसको हम बोलते हैं कि आपको डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा, एज पर टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड काम करना पड़ेगा। सर ये डिलीजेंटली का मतलब क्या है? ये डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब कि आप एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट एक्ट कर रहे हैं, जैसा आपको एक्ट करने के लिए बोला गया, जो एसेज में आपको प्रोसीजर्स लगाने के लिए बोले गए हैं वो प्रोसीजर्स आप लगा रहे हैं। मतलब आप असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, आप केयरफुली एक्ट कर रहे हैं, ऐसे कैजुअली एक्ट नहीं कर रहे हैं, थॉरोली एक्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में जाके ऐड कर रहे हैं, एंड टाइमली एक्ट कर रहे हैं। सर टाइमली एक्ट करने का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछा जा सकता है। बताओ हमारे ऑडिटर ने ना ऑडिट रिपोर्ट उसको 10 दिन में देनी थी, उसका 10 दिन में डेडलाइन था, लेकिन उसने ऑडिट रिपोर्ट अपने टाइम पे नहीं दी, तो फिर यहां पे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल का बीच माना जाएगा? दैट विल बी योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में बोला जाता है कि हमें टाइमली बेसिस पे एक्ट करना है। डिलीजेंस का मतलब होता है कि आप टाइमली बेसिस पे एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो 4 चीजें होती है। डिलीजेंस का मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट के हिसाब से एक्ट करना, केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली बेसिस पे एक्ट करना। ठीक है, यस सर। अब मुझे ये इंश्योर भी करना है कि जो भी मेरे अंडर अथॉरिटी, मेरे अथॉरिटी के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है एंड उनको सुपरविजन देना है। मतलब जो भी बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी देनी है और फिर उनके काम को एप्रोप्रिएटली सुपरवाइज भी करना है। ये दोनों चीजें मुझे करनी है। एंड लास्ट में ये बोल रहा है सर मुझे यूजर्स को अवेयर करना है मेरी सर्विसेज के बारे में। मतलब जो मैंने सर्विसेज दी है उसकी मैंने रिपोर्ट बनाई होगी, इतने सारे स्टैंडर्ड्स में हमने रिपोर्टिंग डिस्कस करी है, तो जो मैंने रिपोर्ट बनाई है उसमें मुझे यूजर्स को अवेयर करना है। किस बारे में अवेयर करना है सर? इनहेरेंट लिमिटेशंस जो होंगे मेरे सर्विसेज के बारे में, वो सर्विसेज के मुझे इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में मेरे यूजर्स को अवेयर करना है। मतलब जैसे ऑडिट में बात करें तो हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिट, तो वो जितने भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो मुझे मेरे यूजर्स को बताने पड़ेंगे, अवेयर करना पड़ेगा कि देखो भाई मेरे सर्विसेज के ये लिमिटेशंस हैं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का गिल्टी माना जाऊंगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो भी एक पॉइंट है, अगर कोई भी आपने पॉइंट फॉलो नहीं किया है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये पॉइंट किसके अंदर आ रहा है, ताकि
जाके आप ये बता पाए कि ये किसके ब्रीच माने जाएंगे। तो अगर सपोज उन्होंने ये लिख के दे दिया, बोले मैंने लिमिटेशन बताया नहीं, अब बताओ मैं कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल का ब्रीच माना जाऊंगा? सर आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के ब्रीच माने जाओगे। क्या इतना से लिखने से मुझे 4-5 मार्क मिल जाएंगे? नहीं सर, वो आपसे ये भी पूछेंगे और फिर बोलेंगे बताओ अदर पॉइंट्स बता दो आप इसी पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है आपका फोर्थ प्रिंसिपल, ये बात करता है सब सेक्शन 114 में। ये क्या होता है सर? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, आपके एम्प्लॉयर से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके क्लाइंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने क्लाइंट से मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आपको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, किसी को भी नहीं बतानी है उस इंफॉर्मेशन के बारे में। सर वो मेरा एक्स था, मेरा एक्स क्लाइंट था, मेरा एक्स एम्प्लॉय था, अब तो उसको क्या ही मतलब होगा ना, अब तो मैं वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूं? नहीं सर, अगर वो हमारा एक्स क्लाइंट था, एक्स एम्प्लॉयर था, तो भी हम उसके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है, सर ये मेरा पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, इसको मैं ना सर्विसेज देने का सोच रहा हूं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का सोच रहा हूं, क्या मैं इसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता हूं? नहीं सर, आप ना तो प्रोस्पेक्टिव की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो क्लाइंट और एम्प्लॉयर की, और ना ही किसी एक्स क्लाइंट और एक्स एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन जब भी आपको मिले, आपको अपने सीने में वो बात दफन रखनी है, आपको वो बात किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। यस सर। दूसरा बोला सर अच्छा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, सर मैं इसको खुद के पर्सनल एडवांटेज के लिए तो यूज कर सकता हूं ना। सर मैंने एक क्लाइंट है, 20 साल से मैं उसका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वो क्लाइंट है, गारमेंट इंडस्ट्री में वो क्लाइंट है, मैं उसका काम पूरा समझ चुका हूं, मुझे पता है कौन वेंडर से कौन कस्टमर है, कहां से माल आता है, कहां जाता है, कितना मार्जिन है, सारी चीजें मुझे पता है। मैं सेम उसका क्या बोलते हैं बिजनेस मैं खुद खड़ा कर लूंगा, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता हूं सर, मुझे तो सारी चीजें पता है। तो मैं ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है इसको मैं पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज कर लेता हूं, मैं किसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे वो भी चीज मना कर दी गई, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ही आता है कि आपको वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं करना है, और ना ही किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए आप इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस बता रखे हैं, कुछ कुछ कंडीशंस बता रखी है जहां पे हम डिस्क्लोज करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जहां पे हमें बोला जाता है कि हम डिस्क्लोज करेंगे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, जब अगर लॉ एंड रेगुलेशन हमें बोले कि भाई आपको डिस्क्लोज करनी है तो फिर हमें करनी ही पड़ेगी। सर दूसरी चीज, हमारे लॉ परमिट कर रहा है एंड हमारा वो क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रहा है जिसने हमने इंफॉर्मेशन दी है, वो क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ही हमें ऑथराइज कर रहा है कि हाँ जाओ तुम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो, फिर हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करना और लॉ भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा डिस्क्लोज करने के लिए। ये कंडीशंस आप ध्यान में दीजिएगा कि हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करना और हमारा लॉ भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा डिस्क्लोज करने के लिए। सर हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी कब होती है? जब हमारा टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स खुद ही बोले, जब हमारे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखा हो कि हाँ भाई ये चीज आपको रेगुलेटर को बतानी पड़ेगी, ये चीज आपको उन पर्सन को बतानी पड़ेगी जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया है, तो हमें वो चीज बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज हमने एसक्यूसी में हमने पढ़ा था सर, आपके अदर सीएस आके आपका रिव्यू करते हैं, आपके सीजीएसजी का जो क्वालिटी रिव्यू होता है वो भी आपके अदर सीएस आके करते हैं, पीयर रिव्यू करते हैं अदर सीएस आके। तो वो क्या रिव्यू करते हैं? आपने किसी क्लाइंट का ऑडिट किया है, वो क्लाइंट के ऑडिट के वर्किंग पेपर्स देखेंगे, वर्किंग पेपर्स में उनको क्लाइंट की सारी डिटेल्स मिलेंगे, क्लाइंट के सारे क्लाइंट्स के नाम मिलेंगे, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो वेंडर्स हैं। तो हमें उस टाइम पे जब हम रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं पीयर रिव्यू की, क्वालिटी रिव्यू की, तब हम डिस्क्लोज कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है। एक तो बात आ गई स्टैंडर्ड्स में पीयर रिव्यू की बात आई है। दूसरा कि सर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रेगुलेटरी बॉडी का, वो हम पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने कुछ इंक्वायरी हमको पूछी है कि बताओ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड लास्ट में, अगर मुझे अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है लीगल प्रोसीडिंग्स में, मतलब कोई कोर्ट केस चल गया और कोर्ट बोल रहा है कि आपने सही से काम किया, या आप हमें सबूत डाल के दिखाइए, तो सबूत के लिए हम अपना काम बता सकते हैं। उस काम में अगर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हो तो भी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो 4 ऐसे केसेस है, या फिर पहले हम 3 केसेस की बात कर लेते हैं कि 3 ऐसे केसेस है जहां पे आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ बोले, दूसरा लॉ परमिट करे और क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन खुद ही ऑथराइज करे, तीसरा हमारी जब प्रोफेशनल ड्यूटी होगी और लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी कब होगी सर? जब हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू कराना पड़ता है, या फिर कोई और हमसे आके पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है सर? या तो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। यस सर। अब जब मैं ये सब कर रहा हूं, जब मैं सोच रहा हूं कि चलो ठीक है यार मैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता हूं, तो अब मुझे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए?
जब मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है चलो अब मुझे ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तब मुझे क्या क्या चीजें कंसिडर करके चलनी चाहिए। सबसे पहला सर, क्या सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास है डिस्क्लोज करने के लिए। पता चला यार मेरे पास ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज कर दूंगा तो सामने वाला मिसलीड हो जाएगा, उसको कुछ और ही समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, क्या प्रोपोज टाइप ऑफ डिस्क्लोजर है, कैसे मैं इसको डिस्क्लोज करना चाह रहा हूं, क्या मैं लिख के करूंगा, ओरली करूंगा, किसको मुझे डिस्क्लोज करना है, ये मुझे चेक करना है कि सर किसको कैसे किस टाइप में मुझे डिस्क्लोजर करना है एंड किसको मुझे डिस्क्लोजर करना है। नेक्स्ट चीज, जो पार्टीज को मैं कम्युनिकेट करने वाला हूं क्या वो एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स है, क्या मुझे उन्हें ही करना चाहिए या फिर मुझे किसी और को डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या वो पार्टीज जो मैंने सिलेक्ट करी है डिस्क्लोज करने के लिए वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट चीज, क्या इंटरेस्ट ऑफ किसी थर्ड पार्टी का हार्म हो सकता है, अगर ये मैंने ये चीज किसी को बता दी तो क्या किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट यहां पे हार्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि मैंने किसी और की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी और, सपोज मैंने ना क्लाइंट, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का क्लाइंट के ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, उस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्लाइंट का मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा उनका ना कस्टमर है जो उनसे बहुत सारा परचेज करता है प्रोडक्ट्स, और समझ लो मान लो आप उनका 90% सेल एक ही कस्टमर से होती है, और ये इंफॉर्मेशन जाके मैंने पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी, तो हो सकता है उस थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो हमारा कस्टमर है उसका इंटरेस्ट भी हार्म हो जाए, क्योंकि उसकी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली चली गई कि भाई 90% ऑफ देयर परचेजेस आर मेड फ्रॉम जस्ट वन कंपनी। तो भाई हो सकता है कि उनका थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट भी हार्म हो जाए, ये भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो चार चीजें मुझे देखनी है सर। सबसे पहला, क्या सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कैसे डिस्क्लोज करना है, किसको डिस्क्लोज करना है, जिसको डिस्क्लोज करना है वो एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट है, एंड डिस्क्लोज करने से किसी को हार्म तो नहीं होगा ना, किसी का इंटरेस्ट तो हार्म नहीं होने वाला, ठीक है। यस सर। फिर हम बात करते हैं, मैं क्या बोलते हैं, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। ये प्रोफेशनल बिहेवियर आपका फिफ्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आता है आपके सब सेक्शन 115 में। सर प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, हमें लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना है, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस बोल रहे हैं हमें वो करना है। अगर हमने वो नहीं किया मतलब हम प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे। एंड साथ साथ भाई तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हमारे आईसीआई पर दाग लगे, जिससे हमारे आईसीआई की छवि खराब हो, जिससे हमारे आईसीआई की इमेज खराब हो, जिससे हमारे आईसीआई को डिस्क्रेडिट मिले, प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट मिले। ऐसा मत कर देना कि भाई तुम सीए हो और तुम चले गए ट्रेन में बिना टिकट के और तुम्हें टीटी ने पकड़ लिया और तुम्हें जेल में डाल दिया और पता चला लोगों को कि भाई सीए के पास पैसे ही नहीं है टिकट देने के। तो ऐसे वैसे काम मत करना जिससे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट हो। अवॉइड करना ऐसे किसी भी काम को जिससे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट हो, मतलब प्रोफेशन की बदनामी हो। और ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सर, ये चेक करने के लिए हम करते हैं थर्ड पार्टी टेस्ट। सर थर्ड पार्टी टेस्ट का मतलब क्या होता है, यहां पे आपके 2-3 बार यूज हो गया थर्ड पार्टी टेस्ट। जो थर्ड पार्टी में क्या होता है सर, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कोई एक रीजनेबल थर्ड पार्टी है, रीजनेबल मतलब वो एकदम रीजनेबल डिसीजंस लेती है, एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी है जिसको सारी ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, ये सिचुएशन के बारे में पता है जो ये सिचुएशन हुई है, क्या वो रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी ये ऐसा मानेगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस में तो प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट हुआ है। अगर वो थर्ड पार्टी ऐसा बोलती है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस में प्रोफेशन की बदनामी हुई है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई प्रोफेशन की बदनामी हुई है और यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया है। तो ये बोलता है थर्ड पार्टी टेस्ट, मतलब आप मत डिसाइड करो कि प्रोफेशनल की बदनामी हुई है कि नहीं हुई है, किसी थर्ड पार्टी को बिठाओ, वो डिसाइड करेगी कि यहां पे प्रोफेशनल की बदनामी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। यस सर। फिर ये बोल रहा है कि आपको कुछ काम नहीं करने। सर क्या नहीं करना, अपने खुद के काम को बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है, आपको एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करने हैं किसी भी चीज के लिए। एग्जैजरेटेड मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बताना, बड़ा चढ़ के क्लेम करना कि भाई मैं तो भाई सबसे अच्छा काम करता हूं पूरे इंडिया में, सबसे अच्छा ऑडिट मैं ही करता हूं। ऐसे एग्जैजरेटेड क्लेम्स आपको नहीं करने हैं। दूसरा, आपको किसी के काम को नीचा नहीं दिखाना है, मतलब ऐसा नहीं बोलना कि ये काम बहुत खराब करता है, ये वाला सीए काम बहुत खराब करता है। आप किसी के भी काम को डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं करोगे। सर डिस्पैरेजिंग बहुत बढ़िया वर्ड दिया है, डाउनग्रेडिंग, कि आप किसी के काम को डाउनग्रेड नहीं करोगे, नीचा नहीं दिखाओगे किसी और के काम को। एंड तीसरी चीज कि आप एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करोगे। हम नीचे आपके एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे आप खुद को एडवर्टाइज कर सकते हो। अगर आप वो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट कर देते हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस को क्या बोलते हैं मतलब फॉलो नहीं करते हो, तो हम आपको प्रोफेशनल बिहेवियर के ब्रीच में मानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐसे भी लिंक करके पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये काम मैंने नहीं किया तो ये इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर आ रहा है। तो 3 काम हमें नहीं करने, एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं करने, डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं करने और एड गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना है, ठीक है। यस सर। लास्ट में ये क्या बोल रहा है सर, एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कंफ्लिक्ट कर रहा है आपके दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ। सर ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा।
आपका लॉ एंड रेगुलेशन आपको ये बोल रहा है कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, या फिर आप मान लीजिए आपका है ना क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी का आप एक पॉइंट मान लेते हैं कि भाई एज एन इंटीग्रिटी, एज अगर मुझे सच्चा रहना है और मुझे सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो इंटीग्रिटी के हिसाब से तो मुझे ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए अगर मुझे अपनी रिपोर्ट को एकदम सच्ची तरह से प्रेजेंट करना है, अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। लेकिन वही कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे बोलता है कि नहीं भाई ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। अब इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब मुझे बताओ अगर कोई ऐसे दो प्रिंसिपल के बीच में अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं सर? तो मैं कंसल्टेशंस ले सकता हूं, तो मैं लोगों को कंसल्ट कर सकता हूं। सर किससे कर सकता हूं? पहले तो अपनी फर्म के साथ कर लो, अदर्स जो भी आपके फर्म में है उनके साथ कर लो, या फिर आपके एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कर लो। अगर उनसे नहीं हो रहा तो फिर आप TCWG के पास भी जा सकते हो, उनसे जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो हमारे डायरेक्टर्स उनके पास आप जा सकते हो, या फिर आप उससे बड़ी हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसके पास जा सकते हो, या फिर उससे भी बड़ा हमारा जो लीगल काउंसिल है, जो हमारे लॉयर्स है उनके पास आप जाके पूछ सकते हो, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो कि सर हम अब क्या करें अगर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल दूसरे फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंफ्लिक्ट में आ रहा है तो। अच्छा सर, मतलब अगर मैंने इन लोगों से कंसल्टेशन ले लिया और इन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है तुम ना इंटीग्रिटी को फॉलो करो, तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर अगर मैंने इंटीग्रिटी को इनके बोलने पे फॉलो कर लिया और बाद में अगर कोई बोलता है कि यार तुमने ये गलत कर दिया था, तो मैं तो इन पे इल्जाम लगा दूंगा ना भाई, इन्होंने मुझे बोला था करने के लिए तो मैंने तो कर दिया। तो यहां पे बोला है भाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना है इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में के लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कम नहीं होगी, भले आप किसी से भी कंसल्ट करके आ जाओ, आपको खुद का जजमेंट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसएसोसिएट कर सकते हो उस मैटर से जो भी कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर ऑडिट में सपोज आपका कंफ्लिक्ट आ रहा है तो आप ऑडिट से डिसएसोसिएट कर लो, मतलब ऑडिट से विड्रॉ कर लो, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तो ठीक है। यस सर, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन कंसल्टेशन से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, आपकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो भी डिसीजन लेना है उसकी। ठीक है। यस सर, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की जो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीएआई ने इशू किया है। सबसे पहले आता है मेरी इंटीग्रिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका जो सबसेक्शन 111 में दिया हुआ है। ये बोलता है कि सर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, हमें ऑनेस्ट रहना है, अपने सारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में फेयर डीलिंग करनी है, ट्रूथफुलनेस करनी है, हमें नोइंगली किसी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होना है जहां पे हमें लगता है, जहां पे हमें बिलीव होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो मटेरियली फॉल्स है और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया गया है। वो जो स्टेटमेंट है वो आपने नेग्लिजेंटली प्रोवाइड किया है या फिर आपने ओमिट किया है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को, जिसकी वजह से वो मिसलीडिंग बन रहा है। अगर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देते हो इन मैटर्स के लिए तो आपको हम ब्रीच में नहीं मानेंगे। अगर आप इन एसोसिएटेड हो इन सारी इंफॉर्मेशन से तो फिर आपको स्टेप्स लेना चाहिए ताकि आप उस इंफॉर्मेशन से डिसएसोसिएट हो पाओ, विड्रॉ हो पाओ, रिजाइन कर पाओ। नेक्स्ट आते हैं मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आपका सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो है सबसेक्शन 112 में, जो बोलता है कि आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तीन चीजों की वजह से, ना तो बायस की वजह से, ना तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स की वजह से। किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है उसकी वजह से भी नहीं करना है। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं। थर्ड आपका प्रिंसिपल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सबसेक्शन 113 में, जो बोलता है कि आपको अटेन करना है, मेंटेन करना है प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द एंगेजमेंट। दूसरी चीज ड्यू केयर की बात करेंगे कि आपको डिलीजेंटली एक्ट करना है, एज पर टेक्निकल एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एक्ट करना है। सर डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक्ट करना है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट, केयरफुली एक्ट करना है, थॉरोली एक्ट करना है एंड टाइमली बेसिस पे आपको एक्ट करना है। अब सर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं उनके पास एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है और उनका एप्रोप्रिएट सुपरविजन किया जा रहा है। और लास्ट में यूजर्स को आपको अवेयर कर, जो भी यूजर्स है आपके सर्विसेज के, उनको आपको अवेयर करना पड़ेगा आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस और सर्विसेज के बारे में कि आपके सर्विसेज की क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द फोर्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल सबसेक्शन 114, ये बोलता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। जो इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट से मिली है या फिर अपने एम्प्लॉय से मिली है, भले वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉयर हो या फिर भले वो एक्स क्लाइंट और एम्प्लॉयर हो, सर हमें डिस्क्लोज भी नहीं करनी और ना ही कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करनी है पर्सनल एडवांटेज के लिए और ना ही किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए। अब सर
कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जब अकाउंटेंट्स को डिस्क्लोज करनी पड़ती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? सबसे पहला, जब या तो लॉ आपको बोले डिस्क्लोज करने के लिए, दूसरा जब लॉ आपको परमिट करे एंड ऑथराइज हो क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड तीसरा जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करना और लॉ भी आपको प्रोहिबिट नहीं करता है। सर हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी कब आती है? सबसे पहला जब हमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना पड़े, दूसरा जब हमें पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़े, तीसरा जब हमारी कोई इंक्वायरी आ जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाए रेगुलेटरी बॉडी का तब उनको रिस्पॉन्ड करना पड़े, या फिर चौथी चीज मुझे अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना पड़े लीगल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में, तो फिर मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज कर सकता हूं। नेक्स्ट चीज सर, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से पहले मुझे क्या क्या कंसीडर करने चाहिए, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए डिसाइड करने के लिए? सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्या आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, क्या टाइप ऑफ डिस्क्लोजर आप देने वाले हो, किसको देने वाले हो, जिसको देने वाले हो क्या वो एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स है, एंड क्या इससे किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म होगा। ये चार चीजें आपको चेक करनी है, कंसीडर करनी है डिस्क्लोज करने से पहले। मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और कॉन्फिडेंशियलिटी रख के प्रोफेशनली बिहेव करूंगा। तो प्रोफेशनल बिहेवियर आपका फिफ्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो है आपका सेक्शन 115 में। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हमें कंप्लाई करना है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, एंड ऐसा हर काम आपको अवॉइड करना है जिससे आपके प्रोफेशन की बदनामी हो, जिससे आपके प्रोफेशन का डिस्क्रेडिट हो। और ये हम टेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी टेस्ट के बेसिस में, कोई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी क्या डिसीजन लेती, क्या कंक्लूजन बनाती। हमें कुछ नहीं करना है, तीन काम हमें नहीं करने हैं। कोई एग्जैजरेटेड बढ़ा चला के क्लेम्स नहीं बताने किसी भी चीज के बारे में, हमें लोगों के काम को डाउनग्रेड नहीं करना है, डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस नहीं देने टू द वर्क ऑफ अदर्स, एंड तीसरी चीज हमें एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करना है। अगर हम कुछ भी करेंगे इनमें से तो प्रोफेशनल बिहेवियर के ब्रीच माने जाएंगे। ठीक है, यस सर। ये क्या बोल रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे अगर आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है, तो फिर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने लोगों से, मतलब फर्म वाले लोगों से या फिर आपकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से। उनसे नहीं बन रहा तो आप टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सकते हो, उनसे नहीं बन रहा तो आप आईसीआई के पास भी जा सकते हो, और आप उनसे ऊपर जो होते हैं लीगल काउंसिल, लॉयर्स, लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी आप सोच सकते हो। एक बात ध्यान रखना, ये कंसल्टेशन लेना आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं धुलाता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहेगी, आपको प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर आप चाहो तो डिसएसोसिएट भी हो सकते हो इस मैटर से जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट आ रहा है, अगर ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन ना हो तो। क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट करेगा, फिर हम डिसएसोसिएट नहीं होते, फिर हम विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, यस सर, ये था आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब सर क्या होता है ना, ये जितने भी हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से इसको कंप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो खतरा डालते हैं इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करने से, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेट्स टू प्रिंसिपल्स। कि सर ये प्रिंसिपल मैं नहीं हो सकता है कि मैं ये प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कर पाऊं क्योंकि मेरे पर ये सारे के सारे थ्रेट्स लगते हैं। तो मुझे क्या करना है सर? मुझे इन थ्रेट्स को हटाना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये थ्रेट कौन सा है, फिर इसको कैसे हटाया जा सकता है। ये हम चीज डिस्कस करने वाले कि आपके क्या टाइप्स ऑफ थ्रेट होते हैं एंड क्या सेफगार्ड्स लगा के हम इन थ्रेट्स को हटा सकते हैं। सेफगार्ड करना मतलब क्या? खुद को बचाना इन थ्रेट से। तो हम कैसे इन थ्रेट्स से कुछ खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये दो चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि थ्रेट्स के क्या टाइप्स होते हैं एंड क्या सेफगार्ड्स होते हैं। सर थ्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करने से रोकते हैं, रोक सकते हैं, रोकते नहीं रोक सकते हैं हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करने के लिए। और आप मेनली मान सकते हैं इंडिपेंडेंस ना रखने के लिए, कि हम इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो भी हम काम कर रहे होंगे हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वो रखने के लिए, वो रोकने के लिए हमें सही तरीके से काम करने से हमें थ्रेट्स अप्लाई होते हैं। वो हमारे पास बहुत सारे थ्रेट्स लगते हैं, तो हमें तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या टाइप्स ऑफ थ्रेट है। इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे बताओ भाई ये थ्रेट के अंदर क्या चीजें आती है, थ्रेट के अंदर क्या चीजें आती है, या फिर कोई पर्टिकुलर वो लोग एग्जांपल दे देंगे बताओ ये कौन से थ्रेट का एग्जांपल है। और ये आपके ज्यादा आने के क्या बोलते हैं चांसेस है कि वो कोई भी पर्टिकुलर थ्रेट उठा ले और बोले बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ थ्रेट है। तो आपको दोनों तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। और ये भी अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो आपको आराम से वो थ्रेट कौन सा है वो आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ थ्रेट्स होते हैं। आप नाम ऐसे याद रख सकते हैं कि सर अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो मैं क्या, मेरी जो फैमिली होगी ना, मेरी जो फैमिली होगी उसका काम अगर मैं कर रहा हूं, उसका ऑडिट अगर मैं कर रहा हूं, उसका रिव्यू अगर मैं कर रहा हूं ना, तब मैं अच्छे से नहीं करूंगा यार। सपोज मेरी बीवी का मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे बीवी का अपना ऑडिट करना है, बीवी का कंपनी का रिव्यू करना है, तो क्या मैं उसको एकदम अनबायस्ड तरीके से करूंगा? सर मैं एकदम प्रोफेशनल बिहेवियर की तरह करना है सर, मुझे तो एकदम काम अपना बढ़िया करना है, मैं तो अनबायस्ड तरीके से करूंगा। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा सर, क्योंकि मेरी बीवी फिर उसके बाद मुझे घर में तो नहीं रखेगी ना। तो ये क्या लोग हैं सर? मेरे फैमिली वाले लोग हैं, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को जानता हूं, फैमिलियर लोग हैं। तो ऐसे जो फैमिलियर लोग होते हैं, जो मेरी फैमिली बन जाते हैं, वहां से आता है हमारा फैमिलियरिटी थ्रेट।
फैमिलियरिटी थ्रेट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा और क्लाइंट के बीच में बहुत लंबा रिश्ता नाता है, बहुत अच्छा नाता है हम दोनों का, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है हम दोनों की, जिससे मैं उसके इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाता हूं कि अगर उसका कुछ नुकसान हो गया ना तो मेरे को ऐसे चलेगा नहीं यार, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फैमिलियरिटी थ्रेट होता है। अब अगर मैं किसी फैमिली वाले बंदे का ही रिव्यू कर रहा हूं या फिर किसी फैमिली वाले बंदे का ही काम चेक कर रहा हूं, मतलब मैं अपनों का काम चेक कर रहा हूं, मतलब मैं अपना काम चेक कर रहा हूं, और यहां पे आपका दूसरा थ्रेट आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो ये बोलता है कि सर हमने इस साल तो इसी का इस साल तो हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और इसके बाद हम इसी साल इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने उसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो तो क्या आप ऑडिट में कुछ मिस स्टेटमेंट्स निकालेंगे? क्या आप कुछ गलतियां निकालेंगे? नहीं सर, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने तो पहले वाला काम किया था ना। हम अपने काम को ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने जो पहले काम किया था वो गलत किया था। तो यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। जब भी आपको खुद के काम को रिव्यू करने के लिए बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि आपको ऑडिट की चेकिंग करनी है अपने कॉपीज की, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपने आप को 80 90 100 मार्क्स देके आएंगे कि भाई हमने तो सारा काम सही किया, हमने तो सब कुछ सही लिखा है। तो वहां पे आ जाता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और सेल्फ रिव्यू थ्रेट करते टाइम, सेल्फ रिव्यू करते टाइम मेरा सेल्फ इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। सर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब मेजरली यहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात होती है कि सर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए रखे हैं, अब अगर मैं उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा तो उसके शेयर्स की प्राइसेस गिर जाएंगी, मेरा इंटरेस्ट यहां पे खतरे में आ जाएगा। तो अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी क्लाइंट में तो वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लग जाता है। और जहां पे भी मैं अपने लोगों की बात करता हूं ना, जहां पे भी मेरे दोस्त की बात आ जाती है, मेरे फैमिली की बात आ जाती है, वहां पे मैं उनकी तरफदारी करने लगता हूं, वहां पे मैं उनका एडवोकेट बन जाता हूं, मैं उनके पक्ष में दलीलें देने लगता हूं कि नहीं नहीं भाई ये तो सही है, नहीं नहीं मेरा ये क्लाइंट तो एकदम सही है, नहीं नहीं मेरा ये तो बहुत सही है। तो वो होता है आपका एडवोकेसी थ्रेट्स। सर एडवोकेसी थ्रेट्स में क्या होता है कि हम क्लाइंट के एडवोकेट बन जाते हैं, क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए लोगों को बोलने लगते हैं कि भाई क्लाइंट कितना बढ़िया है, क्लाइंट एकदम बढ़िया है। वहां पे आता है आपका एडवोकेसी थ्रेट्स। आप बोलोगे सर ये सारा काम मैं नहीं करता, मैं ना एकदम बढ़िया सा सीए हूं सर, मैं अगर अपने पापा के फर्म में भी जाता हूं ना, वहां पे अगर मुझे ऑडिट करने के लिए बोला जाए ना, मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ऑडिट करके आऊंगा, लेकिन अगली बार एक बार अगर मैंने बढ़िया तरीके से ऑडिट कर दिया, मैं बोल दिया मेरे पापा को कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं आपकी कंपनी में, तो मेरे पापा के ताने शुरू हो जाएंगे, मेरे पापा मुझ पे प्रेशर डालने लगेंगे, तेरे को इतना बड़ा मैंने क्या इस दिन के लिए किया था क्या, मैंने क्या तेरे को इतना पाला पोसा, इस दिन के लिए पाला पोसा कि एक दिन तू ऑडिटर बनेगा और मेरी कंपनी में मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। तो ऐसे वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे, मुझ पे प्रेशर डालने लगे, मेरे क्या बोलते बुआ इन सबको भी बोल दिया और वो भी मुझ पे प्रेशर डालने लगे। तो मुझ पे प्रेशर डाल के मुझे अच्छे से काम करने नहीं दिया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेट। क्या बोलते हैं सर इसको? इंटिमिडेशन थ्रेट। मुझे वो लोग इंटिमिडेट कर रहे हैं, काम अच्छे से नहीं करने दे रहे हैं। ये है आपके 5 टाइप ऑफ थ्रेट जिनका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया साथ साथ कि सर फैमिली वाले लोग हैं उसका काम कर रहा हूं, मतलब मैं खुद को रिव्यू कर रहा हूं, खुद को रिव्यू करना मतलब मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और मैं उनके काम को बढ़ा चढ़ा के बताता हूं, उनके काम को बताता हूं कि भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एडवोकेसी करता हूं, उनके काम में एडवोकेट बन जाता हूं। और अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मेरे फैमिली वाले लोगों के लिए तो वो मुझे इंटिमिडेट करने लगेंगे, इंटिमिडेशन थ्रेट्स देने लगेंगे। ठीक है, यस सर, ये आपके 5 टाइप ऑफ थ्रेड्स है। अब हम एक एक करके इन सारे थ्रेड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इन सारे थ्रेड्स में होता क्या है। अब हर एक थ्रेड में ना आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सर ये क्या एग्जांपल्स है? बेसिकली यहां पे बोला गया है कि अगर जो थ्रेट होता, अगर ये पर्टिकुलर अगर मैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की बात करूं तो ये थ्रेट आपका प्रोफेशनल सर्विस में कैसे कैसे आ सकता है और प्रोफेशनल एक्टिविटी में कैसे कैसे आ सकता है। अच्छा सर, प्रोफेशनल सर्विस आपने बोला था कि सर्विस मतलब होता है जॉब और प्रोफेशनल एक्टिविटी फिर तो प्रैक्टिस होगा, लेकिन यहां पे सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में, सिर्फ टाइप्स ऑफ थ्रेट्स वाले केस में यहां पे सिर्फ उल्टा सा है कि सर प्रोफेशनल सर्विस का मतलब होता है प्रैक्टिस और प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब होता है जॉब। ये बात आप ध्यान में दे दीजिएगा। सिर्फ यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में ही ऐसा है कि सर्विस का मतलब इन्होंने आपका प्रैक्टिस माना है और आपके एक्टिविटी का मतलब इन्होंने जॉब माना है। ठीक है, यस सर। तो हो सकता है ये आपको एग्जांपल्स का लिस्ट पूछे कि बताओ भाई क्या लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, या फिर वो पूछे कोई भी एक एग्जांपल उठा के केस स्टडी में डाल के बोल दे बताओ ये कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, उसको डिस्क्राइब करो। तो वैसे करके दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वो दोनों तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से। सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या होता है? मेरा खुद का फाइनेंशियल या फिर कोई अदर इंटरेस्ट है जिससे मेरे बिहेवियर पे या फिर मेरे जजमेंट पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आ रहा है, बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएटली इंफ्लुएंस आ रहा है।
मतलब मेरा किसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर कोई अदर इंटरेस्ट है जिसकी वजह से मैं अपना जजमेंट सही से नहीं ले पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं सही से अपना बिहेवियर नहीं रख पा रहा हूं, वो होगा हमारे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कोई थ्रेट्स आपको प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपके इस थ्रेट के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहला है सर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरा क्लाइंट में। इस डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, मैंने इस क्लाइंट के शेयर्स परचेस कर रखे हैं तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। या फिर मेरी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, मेरी कोई और कंपनी है, उस और कंपनी से मैं इस क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, खरीद बेच होती है प्रोडक्ट्स की, तो मेरी क्या क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ। हम दोनों बहुत बढ़िया से बिजनेस रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इतनी ज्यादा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, इतनी ज्यादा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है कि मेरे पास क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जिसको मैं पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकता हूं। जैसे क्लाइंट के मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो लिस्टेड कंपनी है और मुझे पता है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आने वाले हैं, तो मैं उसको पर्सनल गेन के लिए यूज कर लूंगा। मैं शेयर्स परचेज कर लूंगा पहले या फिर बेच दूंगा और फिर बाद में परचेज या सेल कर दूंगा बेस्ड ऑन कि इनका प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। तो ये हमारे पास एक्सेस है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन का जो मेरे को सेल्फ इंटरेस्ट हेड डालती है। अगर मैंने इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो हो सकता है क्लाइंट मुझे निकाल दे और फिर मुझे मेरे पास ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही ना रहे। नेक्स्ट, मैंने क्लाइंट को इतनी कम फीस कोट कर रखी है ना यार, ये क्लाइंट मेरे पास आ नहीं रहा था तो मैंने क्लाइंट को बहुत कम फीस कोट कर रखी है जिसकी वजह से मैं जो परफॉर्मेंस जो सर्विसेज परफॉर्म करूंगा ना, इतना कम फीस मैंने ले रखा है कि जो मैं सर्विसेज परफॉर्म करूंगा वो एज पर स्टैंडर्ड्स में कर ही नहीं सकता हूं उस प्राइस के लिए। जैसे सपोज कोई लिस्टेड एंटिटी है, उसका मैंने ऑडिट करने के लिए मैंने उनको बोला भाई मैं आपका 1 लाख रुपए लूंगा आपका ऑडिट करने के लिए। अब भाई लिस्टेड एंटिटी में हमारे कितने सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कितने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हमें करने पड़ते हैं, वो 1 लाख में कभी नहीं हो सकते। आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो सारे प्रोसीजर्स नहीं कर पाओगे अगर आप 1 लाख में उनका काम कर रहे हो तो हमने इतनी लो फीड को कोट कर दिया कि भाई उस स्टैंडर्ड्स पे मतलब उस प्राइस पे मैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। एंड लास्ट में बोल रहा है कि अगर मैं ना चेक कर रहा था मेरे जो ऑडिट टीम मेंबर्स है वो ऑडिट टीम मेंबर्स काम कर रहे थे, वो ऑडिट टीम मेंबर्स का काम मैं चेक कर रहा था। अब जब मैं अपने ही मेंबर्स का काम चेक कर रहा था, मैंने ऑडिट टीमों में लोग और ऑडिट टीम के मेंबर है, मैं उनका जब काम चेक कर रहा था, आर्टिकल का मैं जब काम चेक कर रहा था, तब मुझे कोई सिग्निफिकेंट एरर मिल गया। जब मैं अपने मेंबर ऑफ द फर्म, मेरे खुद के मेंबर ऑफ द फर्म मतलब मेरे खुद के टीम वाले मेंबर की एक सर्विस को इवैल्यूएट कर रहा था, तब मुझे सिग्निफिकेंट एरर मिल गया। अब जब मुझे सिग्निफिकेंट एरर मिल गया तो क्या मैं ये सिग्निफिकेंट एरर चुपचाप से सही कर दूंगा या फिर मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि देखो देखो मेरे आदमी से ये गंदा काम हो गया है, सिग्निफिकेंट एरर हो गया है। सर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट तो इसी में है कि हम क्लाइंट को कुछ ना बताएं, हम खुद ही वो काम सही कर दे, क्योंकि क्लाइंट को पता चल गया कि मेरे आर्टिकल ने इतना गंदा काम कर दिया है, ये एरर कर दिया है, तो फिर वो हमें निकाल देगा ऑडिट से। तो यहां पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं इसको काम को छुपाऊं और खुद हो सके तो इस काम को सही कर दूं। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल से जो थ्रेड्स है आपके प्रैक्टिस में। सर कैसे याद रख सकते हैं कि सर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि मेरा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है और जितना क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है उतना ज्यादा मेरे पास एक्सेस है उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का जिसका मैं यूज कर सकता हूं पर्सनल गेन के लिए। अब क्योंकि मेरे पास एक्सेस है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, अब क्योंकि मेरे पास पर्सनल गेन वैसे ही आ रहा है, पैसा मेरे को वैसे ही मिल रहा है, तो मैं उनको बोल रहा हूं ठीक है भाई तुम कम फीस में भी काम चलेगा मेरे को, क्योंकि कम फीस में इनसे तो कम फीस लूंगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल एक्सेस इंफॉर्मेशन का मेरे पास एक्सेस है उसको यूज करके मैं और पैसे कमा सकता हूं, इसलिए मैं इनको कम फीस कोट कर दूंगा। एंड साथ ही साथ अगर कोई सिग्निफिकेंट एरर हो गया, कम फीस कोट करी थी, मेरे आर्टिकल सही से काम नहीं कर रहे थे तो वो सिग्निफिकेंट एरर कर रहे थे, वो सिग्निफिकेंट एरर भी अगर मैंने डिस्कवर कर दिया तो वहां पे भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। मैं वो सिग्निफिकेंट एरर के बारे में किसी को नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ थ्रेट। जब आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे लग सकते हैं। सबसे पहला, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आप उसके शेयर्स परचेज कर रखे हो या फिर आपको कोई लोन मिला है एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से, कोई गारंटी मिली है आपकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहां पे आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि अगर मैंने इनके खिलाफ कुछ कर दिया तो भाई ये लोग तो मुझे निकाल देंगे और फिर ये लोन गारंटी मुझे नहीं मिलेगी, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा खतरे में आ जाएगा। दूसरी चीज है सर हो सकता है अब एज ए जॉब एम्प्लॉय मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कहां से पैसे आते हैं, मेरे पास उनके इंसेंटिव अरेंजमेंट से पैसे आते हैं, तो मैं उनके इंसेंटिव अरेंजमेंट से पार्टिसिपेट करता हूं। इंसेंटिव अरेंजमेंट पार्टिसिपेट करना मतलब क्या हो गया, हो सकता है वो बोले कि भाई तुम्हें प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस मिलेगा, जितना ज्यादा तुम प्रॉफिट दिखाओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतना ज्यादा तुम्हें बोनस मिलेगा, तो ये भी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। तीसरी चीज, सर मैं उनके एसेट्स को पर्सनल यूज कर रहा हूं, मैं उनके एसेट्स में जा रहा हूं, प्रिंटर में जा रहा हूं और अपना स्टडी मटेरियल प्रिंट करवा के आ रहा हूं, अपने लेक्चर्स के नोट्स प्रिंट करवा के आ रहा हूं, तो उनके एसेट्स को मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट है कि अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो फिर ये एसेट्स को मैं पर्सनली यूज नहीं कर पाऊंगा। और लास्ट में बोल रहा है कि मुझे सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से गिफ्ट मिला है।
अगर मुझे सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ने गिफ्ट ऑफर किया है तो फिर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है यहां पे रहने में और सप्लायर का काम करने में, सप्लायर को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे माल खरीदने में, ताकि सप्लायर का भी फायदा हो और सप्लायर मुझे भी फायदा दे गिफ्ट देके। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे जब हम थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की बात कर रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल एक्टिविटी में, दैट इज जॉब में। सबसे पहले हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई लोन और गारंटी हमने एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से ले रखी है। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा हमें? कोई इंसेंटिव अरेंजमेंट जो हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी इंसेंटिव अरेंजमेंट में, या फिर कोई एसेट्स हमें मिल रहा है पर्सनल यूज के लिए, और ये तो एंटिटी से मिल रहा है। हमें सप्लायर से भी एक चीज मिल रही है, दैट इज गिफ्ट। सप्लायर भी हमें गिफ्ट ऑफर कर रहा है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर है वो भी हमें गिफ्ट ऑफर कर रहा है। सर वो क्यों गिफ्ट ऑफर करेगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई तू मेरा माल ज्यादा से ज्यादा प्राइस में खरीद, ज्यादा से ज्यादा मुझे तू पेमेंट करवा एंटिटी से, और फिर उसका कुछ शेयर मैं तुझे भी दे दूंगा। तो ये आपको गिफ्ट मिल रहा है सप्लायर ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, यस सर, ये आपका पूरा था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? या तो बोलेगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड को डिस्क्राइब करो, जो बहुत रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। होगा तो ऐसा है कि इनमें से कोई भी एक सिचुएशन के ऊपर पूरी केस स्टडी बना देंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, अब बताओ ये कौन सा थ्रेड है, और उसके आप एग्जांपल्स दे दो। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक पहले हमने कर लिया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंटिमिडेशन थ्रेड। सर इंटिमिडेशन थ्रेड का मतलब क्या होता है? कि मुझे ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं दिया जा रहा, बिना बायसनेस, बिना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है। मुझे क्या बोल रहे हैं सर? मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। आई एम डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। सर डिटर्ड का मतलब क्या होता है? मुझे रोका जा रहा है ऑब्जेक्टिवली काम करने से, ड्यू टू प्रेशर इंक्लूडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल सर्विस मतलब आपके प्रैक्टिस में क्या क्या एग्जांपल्स है। सबसे पहला आपको बोला जा रहा है कि हम आपको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे मतलब आपको ऑडिट से निकाल देंगे, आपको रिव्यू से निकाल देंगे अगर आप डिसएग्री करते हो हमारे मैटर से। हमने बोला इस अकाउंटिंग पॉलिसी को ऐसे ही लगाना है तो ऐसे ही लगाना है। अगर तू मेरे से डिसएग्री करता है तो मैं तुझे निकाल दूंगा, ऐसा मुझे धमकी दी गई है कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा एंगेजमेंट से अगर तुम डिसएग्री करते हो। दूसरी चीज, सर बोल रहा है क्लाइंट की मेरा जजमेंट तुम्हें यहां पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इस पर्टिकुलर काम में ज्यादा है, तो तुम्हें मेरा ही जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा मुझे प्रेशर मिल रहा है कि मुझे क्लाइंट के जजमेंट से एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास एक्सपर्टीज ज्यादा है उस पर्टिकुलर मैटर के लिए। तीसरी चीज, मुझे ऐसा बोला गया कि मेरा जो प्लान्ड प्रमोशन है, सर प्रमोशन प्रैक्टिस में कैसा प्रमोशन होता है, तो हो सकता है यहां पे लोग फीस की बात कर रहे हैं। मुझे बोला गया कि जैसा मेरा प्लान्ड प्रमोशन है, मतलब जो बोला गया था कि हाँ 1 साल बाद तुम्हारी फीस बढ़ा देंगे, ऑडिट की फीस बढ़ा देंगे, वो प्लान्ड प्रमोशन नहीं होगा अनलेस तुम इस गंदे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ एग्री करते हो, अनलेस तुम इस गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ एग्री करते हो। मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि जो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी फीस बढ़ा दूंगा, वो फीस मैं तब तक नहीं बढ़ाऊंगा जब तक तुम ये गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मेरा साथ ना दे दो, जब तक तुम गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेरा साथ ना दे दो। और चौथी और लास्ट चीज ये बोल रहा है कि सर हमने ना क्लाइंट से ना गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए थे। क्या यार, क्या क्लाइंट कितना बढ़िया क्लाइंट है, क्लाइंट ने हमें गिफ्ट दिया था और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में क्लाइंट हमें धमका रहा है कि ये गिफ्ट जो तुमने मुझसे रिसीव किया है इसको मैं पब्लिक में बता दूंगा, पब्लिक को बता दूंगा कि देखो देखो ये मेरा ऑडिटर है और इसने मुझसे गिफ्ट लिया था। पब्लिक को पता चल जाएगा कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम पे ऐसे केस कर देगा कि तुमने अपने ऑडिट क्लाइंट से गिफ्ट कैसे ले लिया। ऐसा मुझे धमकी दी जा रही है। वो बोल रहा है कि भाई मेरी बात मान लो वरना मैं धमकी दे रहा हूं, मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझसे गिफ्ट लिया था। ठीक है, यस सर, ये 4 पॉइंट है हमारे क्या बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विस में, इंटिमिडेशन थ्रेट्स में, कि भाई मुझे थ्रेटन किया जा रहा है कि वो मुझे निकाल देंगे डिसएग्रीमेंट किया तो, या तो मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मेरा जजमेंट एक्सेप्ट करो क्योंकि भाई मेरे पास ज्यादा एक्सपर्टीज है। वो बोल रहे नहीं तो आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप हमसे एग्री नहीं करते हो तो इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, और अगर आपने हमसे पैसे ले रखे तो वो हम पब्लिक को बता देंगे कि आपने हमसे पैसे लिए थे। ठीक है, यस सर। अब अगर हम बात करें ये थ्रेट्स अगर प्रोफेशनल एक्टिविटी में कैसे लगेंगे, सर जॉब में ये थ्रेट कैसे लगेगा, तो सर हम खुद या फिर हमारा कोई क्लोज फैमिली मेंबर, उसको थ्रेट दिया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है कि हम आपको काम से निकाल देंगे, हम आपको जॉब से निकाल देंगे अगर आप डिसएग्रीमेंट करते हो। किस बारे में डिसएग्री करते हो, या तो किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के बारे में कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या फिर आप इस बारे में डिसएग्री करते हो कि कैसे हमने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया है। हम बोल रहे हैं कि आपको इसी तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जबकि हमारे हिसाब से अकाउंटेंट के हिसाब से कि हमें इस हिसाब से करना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अगर आप डिसएग्री करते हो मैनेजमेंट के साथ तो हो सकता है मैनेजमेंट आपको बोले कि भाई मैं तुझे काम से निकाल दूंगी अगर तू डिसएग्री करेगा तो आपको थ्रेटन किया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है। एंड दूसरी चीज, सर आपके ऊपर कोई आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट कर रहा है, कोई आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है
छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, आप जो डिसीजन बनाना चाह रहे हो वो डिसीजन बनाने नहीं दे रहा है, तो वो भी आपके इंटिमिडेशन थ्रेट के अंदर आएगा। दो चीजें आएंगे इंटिमिडेशन थ्रेट के अंदर कि आपको बोल रहा है कि आपको हम निकाल देंगे काम से, आपका जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय वाला स्टेटस छीन लेंगे, आपको काम से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे अगर आप एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं कर रहे हो, या फिर आप इंफॉर्मेशन जैसी हम बोल रहे हैं वैसी रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज, अगर कोई इंडिविजुअल आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो इंटिमिडेशन थ्रेट डाल रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड थर्ड टाइप ऑफ थ्रेट आता है आपका एडवोकेसी थ्रेट। सर एडवोकेसी थ्रेट मतलब क्या? मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं, क्लाइंट या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन को मैं प्रमोट कर रहा हूं। इस हद तक मैंने वो क्लाइंट के प्रमोशन, मतलब क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन किया है मार्केट में, जिससे किसी भी थर्ड पार्टी को देख के ऐसा लगे कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब मैं यहां पे बिना बायसनेस के काम नहीं कर सकता, अब मैं यहां पे बायस तरीके से ही काम करूंगा। सपोज मैं ऐसे पब्लिकली जाके बोलता हूं कि यार क्लाइंट तो एकदम बढ़िया है सर, क्लाइंट ने क्या काम कर रखा है अपनी इंडस्ट्री में, क्लाइंट तो एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम एथिकल क्लाइंट है, सब कुछ एकदम इसका बढ़िया क्लाइंट है, मजा आ गया सर क्लाइंट के साथ ऑडिट करके। अगर मैं ऐसी ऐसी बातें पब्लिक में जाके बोल रहा हूं लोगों को कि हाँ भाई ये क्लाइंट एकदम बढ़िया है, ये क्लाइंट एकदम बढ़िया है, इसका तुम सर्विसेज ले सकते हो, ऐसी ऐसी बातें अगर मैं कर रहा हूं, मैं क्लाइंट को प्रमोट कर रहा हूं या फिर मेरी खुद की एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा हूं, और थोड़ा सा प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो इस हद तक प्रमोट कर रहा हूं जिससे लोगों को ऐसा लगे कि मेरी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अब मैं बिना बायसनेस के काम नहीं कर सकता, अब मैं बायस तरीके से ही काम करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ही आपका आता है बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। यहां पे मेरी बायसनेस इफेक्ट हो जाएगी, मतलब मैं ऑब्जेक्टिविटी मेरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, अब मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर सकता, वहां पे लगता है आपका एडवोकेसी थ्रेट। सर एग्जांपल के तौर पे आप बताइए, एग्जांपल के तौर पे अगर हम पब्लिक में वो प्रैक्टिस में, तो ये बोल रहा है कि आप एडवोकेसी थ्रेट में उसके एडवोकेट ही बन गए, आप क्लाइंट को कोर्ट में जाके एडवोकेट ही बन गए, आप उनके वकील बन गए और क्लाइंट में उनके जाके केस लड़ रहे हो क्लाइंट के फेवर में। भाई तुम अगर उनके क्लाइंट के एडवोकेट बन गए तो तुम उनके क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, उनको डिफेंड कर रहे हो, तो तुम अपना ऑडिट रिव्यू कैसे अच्छे से करोगे? तो अगर तुम एडवोकेट बन गए क्लाइंट के इन डिस्प्यूट्स विद थर्ड पार्टीज, तो आपका एडवोकेसी थ्रेट लगेगा। दूसरा सर क्या हुआ ना, गवर्नमेंट कुछ है ना आपके जीएसटी कुछ लाना चाह रही थी, जीएसटी लॉ लाना चाह रही थी, उसमें ना गवर्नमेंट ने आपको शामिल किया, कमेटी वमेटी बनाते हैं जिसमें सारे सीएस होते हैं, मतलब कुछ सीएस को लेते हैं वो लोग और बोलते हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हमें कैसा रेगुलेशन लाना चाहिए, कैसा लेजिस्लेशन लाना चाहिए। तो आप ऐसा लेजिस्लेचर प्रपोज कर रहे हो, आप ऐसा रेगुलेशन प्रपोज कर रहे हो जिसके आपके क्लाइंट का फायदा हो, जिससे आपका क्लाइंट का मुनाफा हो। तो आप क्या कर रहे हो सर, आप लॉबी कर रहे हो इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द क्लाइंट, कि आप भाई लॉबी कर रहे हो क्लाइंट के फेवर में किसी लेजिस्लेशन के लिए। लॉबी करना मतलब क्या, आप बोल रहे हो कि प्लीज भाई आप ऐसा लेजिस्लेशन लेके आ जाओ जिससे हमारे क्लाइंट का फायदा होगा। तो ये भी अगर आप कर रहे हो तो हम मानेंगे कि भाई आप एडवोकेट बन गए हो क्लाइंट के, आप एडवोकेसी थ्रेट लगेगा। एंड तीसरी चीज कि आप क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहे हो कि भाई इस क्लाइंट का शेयर ले लो, भागेगा भागेगा भागेगा, इस क्लाइंट का शेयर ले लो, भागेगा भागेगा भागेगा। तो आप क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहे हो, मतलब आप एडवोकेसी थ्रेट के शिकार हो चुके हो। सर जॉब में कैसे एडवोकेसी थ्रेट लगेगा, ये बोल रहे हो कि आप जो प्रोस्पेक्टस हम लोग बना रहे थे ना अभी तक ऐसे ही 3400 टू 3420 में, उस प्रोस्पेक्टस में आप मैन्युपुलेट करते हो इंफॉर्मेशन को, आप इंफॉर्मेशन को मैन्युपुलेट कर रहे हो जिससे क्लाइंट ज्यादा पैसे ले पाए। फेवरेबल फाइनेंसिंग मतलब क्या, ज्यादा पैसे उनको लोग दे, इसकी वजह ये करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन को मैन्युपुलेट कर रहे हो। और जहां पे भी आप इंफॉर्मेशन को मैन्युपुलेट कर रहे हो प्रोस्पेक्टस में क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए, क्लाइंट को प्रमोट करने के लिए, वहां पे आपका लगेगा एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, यस सर, ये 3 पॉइंट आप गए आपके एडवोकेसी थ्रेट के फॉर प्रैक्टिस, एंड ये 1 पॉइंट हो गया आपका एडवोकेसी थ्रेट्स का फॉर जॉब। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट का। सर फैमिलियरिटी थ्रेट कब होता है, जब कोई लॉन्ग या फिर क्लोज रिलेशनशिप होती है क्लाइंट के साथ या फिर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर हमारे पास लॉन्ग या फिर क्लोज रिलेशनशिप है तो हम बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाएंगे क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए। आपके एमसीक्यू में आ चुका है, हम उनके बुरे भले के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, हम उनका नुकसान कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई हमारी बहुत अच्छी खासी रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ। वहां पे आपका फैमिलियरिटी थ्रेट लग जाता है, ये हमारे फैमिली जैसे हो गए हैं, फेमिलियर हो गए हैं। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिस में ऐसा कब लगता है फैमिलियरिटी थ्रेट, जब हमारा कोई क्लोज फैमिली मेंबर डायरेक्टर या ऑफिसर है क्लाइंट का। हमारा कोई क्लोज फ्रेंड, मैं हूं एंगेजमेंट पार्टनर और मेरी बीवी ही उसी क्लाइंट की डायरेक्टर और ऑफिसर है, तो यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया। अब मैं उसके काम में कोई गलतियां नहीं निकालूंगा। दूसरी चीज, या फिर जो डायरेक्टर या ऑफिसर है क्लाइंट का, वो जस्ट अभी अभी थोड़े साल पहले या फिर थोड़े दिनों पहले ही मेरा एंगेजमेंट पार्टनर रह चुका है और मेरी एंगेजमेंट पार्टनर के साथ बहुत बढ़िया बनती थी। अब वो एंगेजमेंट पार्टनर मेरी फर्म को छोड़ के डायरेक्ट उस क्लाइंट के डायरेक्टर या ऑफिसर बन चुका है, तो भाई वो जैसा बोलेगा वैसा काम हम करेंगे। हम दोनों भाई भाई है, आपस में बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग है हमारी, तो हमारा क्लोज
रिलेशनशिप है इस क्लाइंट के साथ, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से काम, मतलब इसलिए उसका मैं नुकसान नहीं करने दूंगा, तो वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट लग जाएगा। एंड तीसरी चीज है, बोल रहे कोई ऑडिट टीम मेंबर, मतलब हमारा लॉन्ग एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, हम 10-15 साल से इसी क्लाइंट का ऑडिट करते आ रहे हैं, तो भाई 10-15 साल से हम इस क्लाइंट को जानते हैं, हमारा लॉन्ग रिलेशनशिप है, इसलिए हम सिंपैथेटिक हो गए हैं। यहां पे इसी चीज को रोकने के लिए आपके एसक्यूसी 1 में एक पॉइंट दिया गया था कि एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट होना पड़ता है ताकि उनका बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी थ्रेट ना बढ़ जाए। ये हमने डिस्कस किया हुआ है लिस्टेड कंपनी के केस में, और वो था हमारा 7 ईयर्स कि 7 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक आप किसी एंगेजमेंट पार्टनर को सेम ऑडिट क्लाइंट पे रख सकते हो, उसके बाद आपको रोटेट करना पड़ेगा, किसी और एंगेजमेंट पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है, मतलब तो हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ी थी, और वही सेम चीज यहां पे बोला कि अगर लॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है तो वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट लगना शुरू हो जाता है। तो या तो आपका क्लोज फैमिली रिलेटेड डायरेक्टर ऑफिसर है, जो डायरेक्टर ऑफिसर है वो आपका एंगेजमेंट पार्टनर रह चुका है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लॉन्ग रिलेशनशिप है। अब वहीं अगर मैं जॉब की बात करूं, सर जॉब में ऐसा कहां पे लगता है, फैमिलियरिटी थ्रेट कैसा लगता है, आप बस इतना समझ लेना, कहीं पे भी अगर कोई रिलेशनशिप की बात आ गई ना, तो वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट आप लगा के आ जाना। ये क्या बोल रहे हैं सर, जॉब में कैसे लगता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे आपका जो क्लोज फैमिली मेंबर है वो डिसीजंस बनाता है एफआर के लिए। मतलब आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जो मान लीजिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है या फिर ऑडिट कमेटी में है, जो डिसीजंस ले रहा है कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और आप ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपका फैमिलियरिटी थ्रेट लग जाएगा। अगर उसमें कुछ डिसीजंस में आपको कुछ गड़बड़ मिली तो आप वो डिसीजंस में गड़बड़ किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि आपका ही बंदा ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, यस सर। दूसरा सर आपका लॉन्ग एसोसिएशन है उन इंडिविजुअल्स के साथ जो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। सब बिजनेस डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे सीईओ लेते हैं, सीएफओ, ये सारे जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस कहां जाएगा, एमडी, ये सब लोग लेते हैं, उनका आपके साथ लॉन्ग एसोसिएशन है। तो अगर वो बोलेंगे ना कि यार ये बिजनेस डिसीजंस के लिए ना मुझे ना ज्यादा प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे इस बार, तो आप उनके लिए ना ज्यादा प्रॉफिट दिखा भी दोगे, क्योंकि आपके वो लॉन्ग एसोसिएशन है, भाई भाई वाला नाता है, और आप दोस्त हो एक दूसरे के, तो आप ज्यादा प्रॉफिट दिखा भी दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्योंकि हम यहां पे मान रहे, जहां पे भी ये जॉब की बारी आ रही है ना, वो भी मैं एक और चीज बता देता हूं, जहां पे भी ये जॉब की बारी आती है ना, वहां पे ये हम मान रहे हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले काम के रोल में हैं। तो वहां पे आपके क्या क्या थ्रेड्स होंगे उसकी बात कर रहे हैं लोग। तो अगर हमारा लॉन्ग एसोसिएशन है उन इंडिविजुअल्स के साथ जो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, तो हो सकता है हम उनके लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट भी कर दें। ठीक है, यस सर। ये 2 थ्रेड्स आपके डिस्कस किए गए हैं जॉब वाले बंदों के लिए इन केस ऑफ फैमिलियरिटी थ्रेड। और लास्ट में आपका थ्रेड आता है, इधर ध्यान दीजिए भाई, ये बंदा, ये जो आपका टॉपिक है पूरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट ये बोल रहे हैं सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में बात कर रहा है। सेल्फ रिव्यू मतलब क्या होता है, आप एक बात बताइए, मैंने कोई प्रीवियस जजमेंट बनाया था, क्या बोला था सर, मैंने कोई प्रीवियस जजमेंट बनाया था कि नहीं भाई यहाँ पे जो ऑडिट ओपिनियन है वो एकदम अनमॉडिफाइड है, यहाँ पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर मैंने कोई प्रीवियस एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, क्या की थी, मैंने कोई प्रीवियस एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, मैंने कोई ऑडिट रिव्यू परफॉर्म किया था, या तो मैंने परफॉर्म किया था या फिर कोई और इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया था जो मेरी फर्म का पार्ट है या फिर मेरे ही और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और अब मुझे बोला जा रहा है कि मुझे उस प्रीवियस जजमेंट के या फिर उस एक्टिविटी के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब चेक करना है कि भाई वो जो एक्टिविटी हुई थी, वो जो जजमेंट मैंने लिया था या फिर मेरे ही किसी लोग ने लिया था, वो जजमेंट, वो एक्टिविटी सही से हुई थी कि नहीं हुई थी, उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि भाई ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए, वो रिजल्ट सही है कि नहीं है, वो इवैल्यूएट करना है। और वो जो इवैल्यूएशन वाला काम है वो मैं एप्रोप्रिएटली नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा सर, क्योंकि यहां पे है सेल्फ रिव्यू थ्रेड, मैं अपने ही काम को रिव्यू करने जा रहा हूं, तो मैं अपने ही काम को जब मैं रिव्यू करूंगा तो मैं अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, एप्रोप्रिएटली रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। तो यही होता है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत टाइम पास से एग्जांपल दिए, प्रैक्टिस में क्या बोला इन्होंने कि सर आपने सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, आपने ही कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, पर अब आप ही इन फाइनेंशियल सिस्टम्स पे अश्योरेंस रिपोर्ट देना चाह रहे हो कि फाइनेंशियल सिस्टम कितने इफेक्टिव है। तो सर अगर मैंने ही फाइनेंशियल सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं तो मैं तो ऑब्वियसली यही बोलूंगा ना कि हाँ भाई ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मैं अश्योरेंस रिपोर्ट में यही बोलूंगा, तो यहां पे आपका सेल्फ रिव्यू लग जाएगा। दूसरी चीज, सर आपने ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट को ओरिजिनल डेटा प्रिपेयर किया है और अब उसमें आप अश्योरेंस देना चाह रहे हो। सर सब्जेक्ट मैटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोज एग्जांपल के तौर पे ऑडिट ले ले, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर की बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि सर हमने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है और अब हम उस पे ही अश्योरेंस एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, उस पे ही अश्योरेंस देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड लग जाएगा। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां नहीं निकालेंगे। वहीं अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में आपका एक पर्टिकुलर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि सर
आपने ना परचेज डिसीजन मतलब क्या, हम किसी बिजनेस को परचेज करने वाले थे, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करने वाले थे, ठीक है। अब वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की फीजिबिलिटी स्टडी जो है वो आपने ही कर रखी है, आपने क्या किया है सर, आपने फीजिबिलिटी स्टडी करी है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो हम क्या सारी चीजों को कंप्लाई कर पाएंगे, क्या हम लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारा फीजिबिलिटी स्टडी करने का काम आपने कर रखा है। और अब आप ही डिटरमाइन कर रहे हो कि इस बिजनेस कॉम्बिनेशन का एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो यहां पे आपने ही फीजिबिलिटी स्टडी करी है और आप ही उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिटरमाइन कर रहे हो, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर आता है कि भाई आप ही अपना काम रिव्यू कर रहे हो, आप ही देख रहे हो कि भाई ये अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर आएगा। एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ये जो आपने बोला कि हमारे ही टीम मेंबर ने कुछ गलत काम कर रखा था, सिग्निफिकेंट एरर कर रखा था और हमने वो डिस्कवर कर लिया, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम अपने ही बंदों का तो काम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपने बोला था कि भाई अपने बंदों ने किया हो, हमने किया हो, फिर हमारे बंदों ने किया, उसके काम को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ रिव्यू आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो हमें स्पेसिफिकली बोला जाता है, स्पेसिफिकली हमें एंगेज किया जाता है कि भाई पहली बात तो आपको कोई जजमेंट बनाना है, पहली बात तो आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ऐसा मुझे मेरा एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट है। फिर मुझे अलग एंगेजमेंट में बोला जाता है कि अब ये जो आपने जजमेंट लिया है, अब ये जो एक्टिविटी करी है, इसको आप रिव्यू करो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे सपोज मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे ही किसी आर्टिकल ने कोई सिग्निफिकेंट एरर कर दिया ऑडिट करते टाइम, अब मैं क्या अपने आर्टिकल का काम रिव्यू नहीं करूंगा, क्या उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ जाएगा? नहीं सर, मेरे को रिव्यू तो करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा उसने कैसा काम किया है। और तब मैं जब चेक कर रहा था तब मुझे कोई सिग्निफिकेंट एरर पता चला, तो वो मैं क्लाइंट को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर मैंने क्लाइंट को बता दिया तो फिर क्लाइंट बोलेगा भाई तुम कैसा काम कर रहे हो, आर्टिकल से कैसा काम करवा रहे हो। तो समझ रहे हो, यहां पे तो मुझे सेपरेट एंगेजमेंट में बोला जाता है कि तुम्हें अलग से उस काम को रिव्यू करना है, और यहां पे तो मैं बस अपने बंदों का काम रिव्यू कर रहा हूं कि उन्होंने काम कैसा किया, सही से किया है कि नहीं किया, क्योंकि इवेंचुअली ओपिनियन तो मुझे ही देना है ना भाई, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। जैसा तो ये आपका कंफ्यूजन आ सकता था, वो मैंने आपको मिटाने के लिए बता दिया। अब सर ये थ्रेड्स है तो करेंगे क्या इसका? ये तो थ्रेड्स आपने बता दिया कि हाँ भाई मैं तो क्लाइंट और मेरा लॉन्ग एसोसिएशन है, क्या करूं अब मैं इसका? बताओ क्या करूं? क्लाइंट मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, बताओ क्या करूं? क्लाइंट मैं सेल्फ इंटरेस्टेड है सर, मैंने क्लाइंट के शेयर्स परचेस कर रखे हैं, बताओ क्या करूं मैं? तो यहां पे अब क्या करना है, यहां पे हमने थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये एग्जांपल्स है जो मेरे सिचुएशन में तो सही बैठ रही है, ये केस स्टडी में परफेक्ट एग्जांपल बैठ रहा है कि हाँ भाई ये थ्रेड्स है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। अब हमें क्या करना है सर, हमें उस थ्रेड्स को इवैल्यूएट करना है, हमें उस थ्रेड्स का चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है कि ये थ्रेट हमारा एक्सेप्टेबल लेवल पे है या फिर बहुत बड़ा थ्रेट है, एक्सेप्टेबल लेवल पे है या फिर बहुत बड़ा थ्रेट है। सर एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब एक ऐसा लेवल जिसमें कोई रीजनेबल और इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट को अगर हम लगाएं, वही थर्ड पार्टी टेस्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोई थर्ड पार्टी है जो रीजनेबल थर्ड पार्टी है, मतलब एकदम रीजनेबल डिसीजंस लेती है, एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी है जिसको पूरी सिचुएशन के बारे में पता है। कोई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी अगर ऐसा कंक्लूड करे कि भाई ये थ्रेट यहां पे है तो सही, लेकिन फिर भी हमारा जो अकाउंटेंट है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये एक्सेप्टेबल लेवल वाला थ्रेट है। मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि सर आपका ये जो थ्रेड्स है वो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हो सकता है ये एक्सेप्टेबल लेवल तक हो। तो अब ये कैसे पता लगेगा सर ये एक्सेप्टेबल लेवल तक है या फिर नहीं? क्या मैं डिसाइड करूंगा एक्सेप्टेबल लेवल है या फिर नहीं है? नहीं सर, हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि अगर कोई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी होती, क्या वो ऐसा कंक्लूड करती कि मैं इस थ्रेट के होने के अलावा भी, होने के बावजूद भी अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई कर पा रहा हूं। अगर मैं कर पा रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई एज पर रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, तो फिर मैं मानूंगा कि ये थ्रेट जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तब मैं मानूंगा कि ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है। ठीक है, यस सर। अब सर ये एक्सेप्टेबल लेवल पर है नहीं है, इससे हमें क्या मतलब सर? इससे हमें क्या कर लेंगे सर? तो ये बोल रहा है कि अब हमें थ्रेट्स को अब हमें थ्रेट्स को एड्रेस करना पड़ेगा, अब हमें थ्रेट्स को दूर करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर थ्रेट्स एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं है तो फिर हमें उसे एलिमिनेट करना है, उस थ्रेट को हटाना है या फिर उसे रिड्यूस करना है एक्सेप्टेबल लेवल तक। मतलब अगर कोई थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल तक है, इस लेवल तक है जिससे मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई कर सकता हूं, तो वो थ्रेट मेरे लिए चलेगा, मुझे उस पर कोई भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है तो मुझे या तो वो थ्रेट को एलिमिनेट कर देना है, खत्म ही कर देना है, या फिर उसके लेवल को रिड्यूस करना है ताकि वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक आ पाए। ये दोनों में से मुझे कोई काम करने पड़ेंगे। सर कैसे करेंगे ये काम? या तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे लग रहा है कि भाई इस ऑडिट में इंडिपेंडेंट नहीं रहने वाला हूं, मेरे इंडिपेंडेंट पे थ्रेट्स है, तो मैं इस स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी को
डिक्लाइन कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा कि भाई मैं ऑडिट तुम्हारा नहीं कर सकता। तो इससे क्या हुआ सर, मैंने थ्रेट को ही एलिमिनेट कर दिया। दूसरी चीज, या तो मैं वो सर्कमस्टेंसेस को एलिमिनेट कर सकता हूं जिससे थ्रेट्स हो रहे हैं। जैसे सपोज मैंने किसी कंपनी के क्लाइंट शेयर्स परचेस कर रखे, उसकी वजह से कोई थ्रेट हो रहा है, तो मैं वो शेयर्स ही बेच दूंगा, वो सर्कमस्टेंसेस को ही मैंने एलिमिनेट कर दिया जिससे थ्रेट क्रिएट हो रहा था। और तीसरी चीज, या तो मैं सेफगार्ड्स अप्लाई कर दूंगा उस थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए। दो चीजें तो हमने एलिमिनेशन का डिस्कस कर लिया, तीसरी चीज हमने रिड्यूस करने की डिस्कस कर ली कि मैं सेफगार्ड्स अप्लाई करके थ्रेट्स को रिड्यूस कर लूंगा। सर सेफगार्ड्स क्या होते हैं और सेफगार्ड्स को कैसे अप्लाई करते हैं सर, एग्जांपल देके बताइए ना। वही एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सर सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारा अकाउंटेंट ले रहा है, सर अकाउंटेंट में आप मान लीजिए यहां पे आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट लिख के आ जाइएगा, तो कोई भी एक्शन जो हमारा अकाउंटेंट ले रहा है ताकि वो थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सके, उसे हम बोलते हैं सेफगार्ड्स। हम यहां पे थ्रेड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, यहां पे हम थ्रेड्स को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस लेवल तक रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं ऐसा बोल सकता हूं, जिससे कोई थर्ड पार्टी ऐसा बोल सकती है कि मैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। सर ये ऐसे कौन कौन से हमारे सेफगार्ड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देके बताइए। तो अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं आपके सेफगार्ड्स के। क्या एग्जांपल है सर आपके सेफगार्ड के? अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे थ्रेट है, हमारे काम अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे, तो आप वहां पे काम करने में ज्यादा टाइम दे दो, एडिशनल टाइम आप वहां पे दे दो। क्वालिफाइड बंदों को ले आओ काम करने के लिए, अनक्वालिफाइड लोगों से काम मत कराओ, अनएक्सपीरियंस लोगों से काम मत कराओ, क्वालिफाइड लोगों से काम कराओ, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल है, ये सारे लोगों से काम कराओ। लेकिन सर ये होगा कैसे, हमें तो इंडिपेंडेंस ही नहीं है, हम पे तो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, हम तो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम भी दे देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता सर। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप किसी रिव्यूअर को ले आओ, आप किसी एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को ले आओ जो आपकी टीम का मेंबर नहीं है, वो आपके काम को रिव्यू करेगा कि आपने अपना काम अच्छे से किया है। जैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेड की बात करूं कि सर मैं काम कर रहा हूं और मैं अच्छे से नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर एक और रिव्यूअर को ले आता हूं कि मैंने जो काम किया है वो सही से नहीं किया है कि नहीं किया, वो रिव्यूअर चेक करेगा जो मेरी टीम का मेंबर नहीं होना चाहिए। सर वो एप्रोप्रिएट रिव्यूअर भी काम नहीं कर पा रहा है, तो मैं डिफरेंट पार्टनर्स को लेके आ सकता हूं, डिफरेंट टीम को लेके आ सकता हूं जिनकी रिपोर्टिंग लाइंस अलग है, जो अलग काम करते हैं नॉन अश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए मेरे अश्योरेंस क्लाइंट में। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मेरा अश्योरेंस क्लाइंट है मतलब क्या, मेरा ऑडिट क्लाइंट है। ठीक है, वो बोल रहा है कि यार मेरे को ना टैक्सेशन की भी आप सर्विसेज दे दो, मुझे टैक्स ऑडिट भी आप करवा के दे दो, कैसा चल रहा है। अब टैक्स ऑडिट नहीं, टैक्स में तो कुछ भी आप मुझे टैक्स का रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो ये मुझे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए बोल रहा है, तो मैं वो सर्विसेज नहीं दूंगा सर, क्योंकि हो सकता है बाद में जाके मुझे उन्हीं सर्विसेज पे अश्योरेंस देना पड़े। तो मैं किसी डिफरेंट पार्टनर्स को बुलाऊंगा, डिफरेंट टीम्स को बुलाऊंगा जिनकी रिपोर्टिंग लाइन्स अलग है, जिनका स्ट्रक्चर अलग है, जो मेरे रिपोर्टिंग लाइन्स के अंदर नहीं आते, उनको बुलाऊंगा और उनसे वो काम करवाऊंगा ताकि मैं अपने थ्रेट्स को सेफगार्ड कर सकूं, अपने थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकूं। सर दूसरी टीम, दूसरे पार्टनर अपने ही फर्म में लेके आने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं किसी और फर्म को लेके आऊंगा, तो मैं अनदर फर्म को इन्वॉल्व करूंगा। या तो ये एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसको बोल दूंगा भाई तू ये एंगेजमेंट परफॉर्म कर ले, मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास थ्रेट्स लग रहे हैं, या फिर मैं उनको बोलूंगा कि मैंने ये एंगेजमेंट परफॉर्म कर लिया है, तू भी एक बार री परफॉर्म करके चेक कर ले कि मैंने मेरा काम जो है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो मैं किसी अनदर फर्म को लेके आ सकता हूं परफॉर्म करने के लिए, री परफॉर्म करने के लिए। अब सर मैं इतने सारे लोगों को लेके आ रहा हूं काम करने के लिए, तो मुझे उनको टीम्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों को मैं सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बता सकता हूं, तो मुझे टीम्स को सेपरेट करना पड़ेगा जब वो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के साथ डील कर रहे हैं। ये आपके एग्जांपल्स है सेफगार्ड के। सर क्या एग्जांपल है, ज्यादा टाइम दे दो, क्वालिफाइड पर्सन को ले रहा हो, नहीं तो आप किसी एप्रोप्रिएट रिव्यूअर का रखो जो आपकी टीम का मेंबर नहीं है, जो आपके काम को रिव्यू करेगा, या फिर आप किसी डिफरेंट पार्टनर को ले आओ, डिफरेंट टीम को ले आओ जिनकी सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन है, ताकि वो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे सके आपके अश्योरेंस क्लाइंट को, या फिर आप किसी अनदर फर्म को इन्वॉल्व कर लो आपके एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, री परफॉर्म करने के लिए। और ये सारा काम जब आप कर रहे हो तब टीम्स को सेपरेट कर लेना ताकि वो कॉन्फिडेंशियल मैटर सबको अलग अलग पता चले, सारे मैटर सबको ना पता हो। ठीक है, यस सर, ये था आपका थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस या फिर थ्रेट्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर इशूड बाय कोड ऑफ एथिक्स। अब हम सारे थ्रेट्स को वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बारे में, जिसमें अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर कोई आपका अदर इंटरेस्ट है जिससे आपके जजमेंट और बिहेवियर पे इनएप्रोप्रिएट इंफ्लुएंस आ रहा है, इनएप्रोप्रिएट दबाव आ रहा है, तो हम उसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे बताऊं, तो आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, कैसे है, क्योंकि आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के पास, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, तो आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जिसको आप पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकते हो। सिंस हमें पर्सनल गेन वैसे ही हो रहा है, तो हम क्लाइंट को लो फीस चार्ज करते हैं, और इतनी लो फीस रखते हैं कि जिससे हम अपना सर्विसेज जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे उस प्राइस पे। एंड साथ ही साथ हमें अगर कोई अपने ही टीम मेंबर का सिग्निफिकेंट एरर मिल गया जब मैं उसकी सर्विस को इवैल्यूएट कर रहा था, वो भी आपके सेल्फ इंटरेस्ट सेट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल्स आपके जॉब के लिए बंदों के लिए क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं?
सकते हैं सर मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन ने, या फिर उसने मुझे कोई लोन दे रखा है, कोई गारंटी दे रखी है। मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आता है? जब मैं उसके इंसेंटिव अरेंजमेंट पर पार्टिसिपेट कर रहा हूं। अब तीसरी चीज, या तो मैं उसके एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हूं, या फिर उनका जो सप्लायर है वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, तो यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट ने अगर मुझे गिफ्ट दिया, वो मुझे डरा रहा है, तो आपका इंटिमिडेशन थ्रेट आएगा, लेकिन सप्लायर मुझे गिफ्ट दे रहा है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या होता है सर? मुझे ऑब्जेक्टिवली काम करने नहीं दिया जा रहा है, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। जैसे अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है कि तुमको हम निकाल देंगे इस एंगेजमेंट से अगर तुम हमसे डिसएग्री करते हो, या फिर मुझे बोला जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है कि तुम क्लाइंट के जजमेंट से एग्री करो क्योंकि क्लाइंट के पास ज्यादा एक्सपर्टीज है इस मैटर में, या फिर मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो प्लान प्रमोशन है, तुम्हारा जो हमने फीस बढ़ाने का सोचा है वो हम नहीं बढ़ाएंगे अनलेस तुम मेरे इस इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री करते हो। एंड लास्ट में चीज कि सर आपने हमसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर रखा है और क्लाइंट आपको थ्रेटन कर रहा है, धमका रहा है कि ये गिफ्ट का एक्सेप्टेंस मैं पब्लिक को बता दूंगा कि तुमने हमसे गिफ्ट एक्सेप्ट किया था, वरना तुम हमारी बात मान लो। ठीक है, यस सर। जॉब की बात करेंगे, जॉब में कैसे धमकी मिलती है? वो हमें हमारा या फिर हमारा कोई क्लोज फैमिली मेंबर को थ्रेट मिल रहा है कि तुमको हम निकाल देंगे अगर तुम डिसएग्री करते हो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, या फिर कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट रिपोर्ट करने वाले हैं उससे। या फिर दूसरी चीज, हमारा कोई इंडिविजुअल है, कोई क्लाइंट का इंडिविजुअल एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा है जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है इन्फ्लुएंस करने का, चेंज करने का, इंपैक्ट करने का। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब क्या? हम क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और इस हद तक प्रमोट कर रहे हैं जिससे बाकी लोगों को देखने से ऐसा लगे कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं प्रैक्टिस के तौर पे बताऊं तो हम क्लाइंट के एडवोकेट ही बन गए। क्लाइंट के डिस्प्यूट जो थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं उसमें क्लाइंट के एडवोकेट बन गए। दूसरा, हम लॉबी कर रहे हैं इन फेवर ऑफ क्लाइंट लेजिस्लेशन में, हम बोल रहे हैं कि क्लाइंट के फेवर में आप लेजिस्लेशन बनाइए। और तीसरी चीज, हम क्लाइंट के इंटरेस्ट या फिर शेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं इसका शेयर्स ले लो, इसका शेयर्स ले लो। सर ये जॉब के केस में कैसे आएगा एडवोकेसी? हम प्रोस्पेक्टस में कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को ताकि वो लोग पैसे ऑब्टेन कर सके, फेवरेबल फाइनेंसिंग ले सके। फैमिलियरिटी थ्रेट की बात करते हैं सर कब आता है? जब हमारा कोई लॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप हो क्लाइंट के साथ, उसके एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाएंगे क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए। सर ये एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस में आप बताइए ना, तो हमारा कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जो डायरेक्टर और ऑफिसर है क्लाइंट का, या फिर जो डायरेक्टर एंड ऑफिसर है क्लाइंट का वो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर रह चुका है, या फिर हम दोनों के बीच में लॉन्ग एसोसिएशन है। और वहीं अगर मैं जॉब की बात करूं तो सर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और मेरा जो क्लोज फैमिली मेंबर है वो डिसीजंस लेता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। या फिर दूसरी चीज, लॉन्ग एसोसिएशन है मेरा उन बंदों के साथ जो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, तो मैं उनके हित में काम करता हूं। ठीक है, यस सर। लास्ट आता है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि सर अगर मुझे प्रीवियस जजमेंट जो मैंने बनाई थी, या फिर जो प्रीवियस एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी थी, या फिर कोई इंडिविजुअल ने परफॉर्म करी थी, मेरे फॉर्म के अंदर वाले लोग ने या फिर मेरे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ने, और उसी के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, तो मैं अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा, एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। सर ऐसे एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस के केस में बताऊं तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि मैंने को जो फाइनेंशियल सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया है उन्हीं फाइनेंशियल सिस्टम्स की एप्रोप्रिएटनेस या फिर इफेक्टिवनेस को चेक करने पे मुझे एश्योरेंस रिपोर्ट देनी है, तो वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। एंड दूसरा, अगर मैंने सब्जेक्ट मैटर या फिर ओरिजिनल डेटा को मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है और बोला जा रहा है कि मुझे उस पर एश्योरेंस देना है, तो वहां पे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में क्या हुआ सर, आपका कोई परचेज डिसीजन था, बिजनेस कॉम्बिनेशन था, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी मैंने करी है कि हाँ भाई यहाँ पे परचेज डिसीजन आप ले सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो, और बाद में मुझे ही बोला जा रहा है कि इसका आप एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटरमाइन कर लीजिए, तो यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर थ्रेट्स है तो क्या करेंगे, थ्रेट्स के लेवल को इवैल्यूएट करेंगे कि एक्सेप्टेबल लेवल पे है या फिर नहीं है। सर एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एक ऐसा लेवल थ्रेट का जिसमें आपके कोई रीजनेबल या फिर इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट लगा के हमें ऐसा पता लगता है कि हाँ भाई हमारा जो अकाउंटेंट है वो अभी भी फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लाई कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे हाँ भाई जो थ्रेट है वो आपका एक्सेप्टेबल लेवल पे है। अगर थ्रेट नहीं है एक्सेप्टेबल लेवल पे तो फिर हमें उस थ्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एलिमिनेट कैसे करेंगे? या तो आप डिक्लाइन कर दो उस स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी को ही, या फिर उन सर्कमस्टेंसेस को आप एलिमिनेट कर दो जिससे थ्रेट्स बन रहे हैं। सर रिड्यूस कैसे करेंगे? सेफगार्ड्स अप्लाई करके आप थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकते हो। सर सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है? आप एक्शंस ले रहे हो ताकि आप थ्रेट्स को रिड्यूस कर सकते हो एक्सेप्टेबल लेवल तक। सर क्या एग्जांपल्स होते हैं सेफगार्ड्स के? या तो आप ज्यादा टाइम दो या फिर आप क्वालिफाइड पर्सनल को लगाओ। इनसे नहीं हो रहा तो अब आप एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को बिठाओ जो आपका टीम मेंबर नहीं है, जो आपके काम को रिव्यू करेगा, या फिर आप डिफरेंट टीम्स को लेके आओ, डिफरेंट पार्टनर्स को लेके आओ जिनकी सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस है, जो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एश्योरेंस क्लाइंट को, या फिर आप किसी और फॉर्म को ही लेके आ जाओ ताकि वो आपके एंगेजमेंट परफॉर्म करे या फिर री परफॉर्म करे। और इन सारे लोगों को लेके आ रहे हो तो सेपरेट कर लेना टीम्स को, ताकि आप कॉन्फिडेंशियल मैटर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें बताओ, सब लोगों को सारी चीजें, सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें ना पता हो। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है दैट इज मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई, कि अब हम लेने जा रहे हैं आईसीएआई की मेंबरशिप, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, कब हमें मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर केस में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर्स की, कि सर आईसीएआई के सीए के भी टाइप्स होते हैं। हाँ बेटा, सीए के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप के आपके सीए होते हैं, एक होते हैं एसोसिएट मेंबर और एक होते हैं फेलो मेंबर। सर एसोसिएट मतलब क्या, जैसे ही आप सीए बन गए, जैसे ही आपके पास डिग्री आ गई, जैसे ही आपका मेंबरशिप नंबर आ गया, तो आपको हम एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएंगे। जैसे ही आप सी मतलब जो फ्रेशर सीएस होते हैं बेसिकली हम उनको एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाते हैं। और ये जो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये अपने नाम के बाद एसीए वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? अंकुश चिड़िमार एसीए, ऐसे करके अपने नाम के बाद में एसीए वर्ड यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डिटेल से बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन फेलो मेंबर सर किसको बोलते हैं? जो एसोसिएट मेंबर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा है, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स प्रैक्टिस कर रहा है, कंटिन्यूअसली 5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उसे फेलो मेंबर बुलाएंगे। मतलब फेलो मेंबर मतलब बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे जो प्रैक्टिस में 5 साल से हैं, उसके बाद फिर उनको हम फेलो मेंबर बुलाना शुरू कर देते हैं। और या तो वो बंदे जो डायरेक्टली प्रैक्टिस में है, या फिर वो बंदे जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो क्वालिफिकेशन है जो इक्विवेलेंट है 5 साल की प्रैक्टिस के मुकाबले। मतलब अगर कोई 5 साल की प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी फर्म के अंदर काम कर रहा है जहां पर वो उस वही काम कर रहा है जो सीए इन प्रैक्टिस करता है और कंटिन्यूअसली कर रहा है, 5 साल के लिए कर रहा है, तो भी हम उसे एफसीए बुलाते हैं, फेलो मेंबर बुलाते हैं। और वो क्या अपना वर्ड यूज करेंगे, वो क्या टर्म यूज करेंगे? वो अपना लेटर यूज करेंगे एफसीए आफ्टर हिज नेम, अंकुश चिड़िमार एफसीए। ये मैं तब यूज कर सकता हूं जब मैं 5 साल हो जाए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हुए, वो भी इंडिया में। और वैसे यूजुअली बाकी सारे सीएस को क्या बोला जाता है? एसीए, दैट इज एसोसिएट मेंबर। तो अभी मैं एसोसिएट मेंबर हूं, 5 साल तक अगर मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं तो फिर 5 साल के बाद मैं खुद को एफसीए बोलना चालू कर सकता हूं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट चालू कर सकता हूं, और मैं एसीए अभी वर्ड यूज करूंगा, बाद में मैं एफसीए यूज कर सकता हूं। ठीक है, यस सर। ये आपके सेक्शन नंबर 5 में दिया गया। सर क्या सेक्शन नंबर भी याद रखने पड़ेंगे? तो बहुत मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं आपको बता दूंगा कि आप ये याद रख लेना, कुछ कुछ जो आप ऊपर से भी निकाल सकते हो। जैसे आपका जो नेक्स्ट क्या है सर, आप कब कब मेंबरशिप नहीं ले सकते हो, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज है मेंबरशिप के लिए। मतलब अगर आप ये वाले लोग हो तो आप कभी भी आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते, आप कभी भी सीए नहीं बन सकते। ये आपका दिया है सेक्शन नंबर 8 में, ये आप याद रखिएगा, डिसेबिलिटीज आपके सेक्शन नंबर 8 में दी गई है। आप आंसर में कोट करोगे, बढ़िया लगेगा। ठीक है, यस सर। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप अगर 21 ईयर्स के नहीं हो जाते, जब तक आप 21 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक आप सीए नहीं बन सकते, तब तक आप खुद को सीए नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं हो। जो मेंबर ऑफ आईसीआई है वही खुद को सीए बोलता है। सर मैंने देखा है ना, रिजल्ट के बाद सब लोग बोलते हैं सीए, मैं सीए, ये सीए डैश, मेरे को भी सीए डैश बोलना है रिजल्ट के बाद। सर रिजल्ट के बाद हमें मेंबरशिप नंबर कितना टाइम लगता है मिलने में, तो रिजल्ट के बाद हम सीए बोल सकते हैं क्या? मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स सिर्फ थियोरी में, प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक मालूक नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आप ये भी मान के चलिएगा कि जो हम थियोरी में इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुझे बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों के, सर मैंने ना ये वाले सीए को ये करते हुए देख लिया, लेकिन आप तो बोले थे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये तो गिल्टी माना जाएगा, मतलब ये तो गलत किया उन्होंने, ये तो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ किया, तो क्या होगा? सर भाई प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता है। कोई ऐसे बहुत, अगर आपने कुछ बहुत गलत काम कर दिया तब जाके ऐसे कहीं एक्शन लेता है, वरना ऐसे बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे हमारे क्या बोलते हैं मिसकंडक्ट्स घूम रहे हैं, बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं जो लोग करते हैं, और वो करते हैं मतलब ऐसे चेक नहीं करता उतना, बहुत सारा स्ट्रिक्ट तरीके से वो चेकिंग नहीं करता है। इनफैक्ट उनके खुद के जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स है वो खुद भी बहुत सारे मिसकंडक्ट्स करते हैं, तो ये चलता रहता है। तो प्रैक्टिकल से कभी जोड़ के प्रोफेशनल एथिक्स को मत देखना, बहुत सारे आपको वायलेशंस मिलेंगे रियल वर्ल्ड में। ठीक है, यस सर। तो क्या बोल रहा हूं सर, अगर आपका 21 ईयर्स नहीं हो गया है तब तक आप सीए नहीं बन सकते हो, मतलब आप मेंबरशिप नंबर नहीं ले सकते हो। दूसरा, अगर आप पागल हो, अनसाउंड माइंड के हो, तब आप सीए नहीं बन सकते। सर मेरा दोस्त बोलता है कि मैं पागल हूं, क्या मेरे दोस्त के बोलने से मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं सर, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोड मुझे एडजज कर रहा है, अगर कोई कॉम्पिटेंट कोड ये बोल रहा है कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं या फिर ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, तब मैं मेंबरशिप नहीं ले सकता हूं सीए की। नेक्स्ट चीज, अगर मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूं, मतलब मेरा दिवालिया निकल गया है और अभी तक मैंने किसी अपने पैसे लौटाए नहीं है, जिसको भी पैसे मैं चुका सकता हूं उतने पैसे मैंने अभी तक नहीं चुकाए हैं, तो फिर मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूं, अब मैं खुद को सीए नहीं बुला सकता हूं। या फिर मैं डिस्चार्ज तो हो गया कि मैंने इंसॉल्वेंट दिवालिया निकला था मेरा और मैंने सबके पैसे जितना थे वो छुट्टा कर लिया और मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया, ठीक है,
मतलब मैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन चुका हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है? जिस सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा हो कि मेरी जो ये इंसॉल्वेंसी थी, मेरा जो ये दिवालिया निकला था, वो मिस फॉर्चून की वजह से निकला था, मेरी बुरी किस्मत की वजह से निकला था, मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। हो सकता है ना सर, मेरी एक फैक्ट्री थी, मैं वो फैक्ट्री चलाता था, मैंने फैक्ट्री के लिए बहुत सारा लोन ले रखा था, अब बाढ़ आ गई, वो फैक्ट्री उसमें डूब के चली गई, अब मेरा दिवालिया निकल गया, अब मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है, मेरे पास कोई काम धाम ही नहीं है, तो इसमें मिस फॉर्चून की वजह से मेरा दिवालिया निकला, मिस फॉर्चून की वजह से मैं इंसॉल्वेंट हुआ। तो अगर आप मिस फॉर्चून की वजह से, आपकी गलती के बिना अगर आप इंसॉल्वेंट हुए हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक कोर्ट से, जिस सर्टिफिकेट में ऐसा बोला जाएगा कि हाँ भाई अब आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चुके हो, और आपका जो दिवालिया निकला था वो आपकी मिस फॉर्चून की वजह से निकला था, आपकी बुरी किस्मत की वजह से निकला था, आपने कोई गलत काम नहीं किया था, तब आप आईसीआई के मेंबर बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते, भले आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ही क्यों ना हो जाओ। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है, अगर आपको कोई कोर्ट कन्विक्ट करती है, मतलब कोई कोर्ट आपको दोषी करार देती है, भले इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें कोई मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो और जिसके लिए आपको पनिशेबल किया जा रहा हो इम्प्रिजनमेंट में, जिसके लिए आपको जेल में डाला जा रहा हो, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जो आपने कमिट किया है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो फिर आपको मेंबरशिप नहीं लेने दी जाएगी, तो आप डिसेबल हो मेंबरशिप के लिए, फिर आप सीए नहीं बन सकते। क्या बोला मैंने? कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है, भले इंडिया में आउटसाइड इंडिया में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से ऐसे भर भर के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है घुस घुस के, ये भाई इन इंडिया आउटसाइड इंडिया है, कोई ऑफेंस जो मोरल टर्पिट्यूड है एंड साथ साथ में या तो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, या फिर आपको कोई ऑफेंस किया है जिसमें आपको कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपने कोई ऑफेंस किया है, तो फिर हम आपको डिसेबिलिटी है फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, फिर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते अनलेस या तो आपको माफी मिल चुकी हो, ग्रांटेड पार्डन, आपको पार्डन मिल चुका हो, पार्डन मतलब माफी, या तो आपको माफ कर दिया गया हो, या फिर सीजी ने आपकी डिसेबिलिटी को रिमूव कर दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि ये जो आपकी डिसेबिलिटी है इसको रिमूव कर दो, मतलब आपको सीए में अलाउ कर दो सीए बनना, तो फिर हम आपको सीए बनना अलाउ कर देंगे। या तो आपको माफी मिल चुकी है कोर्ट से, या फिर सीजी ने आपकी डिसेबिलिटी रिमूव कर दी हो, तभी हम आपको सीए बनने देंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज, अगर आपको रिमूव कर दिया गया है मेंबरशिप से, आप पहले तो मेंबर थे लेकिन अब आपको रिमूव कर दिया गया मेंबरशिप से क्योंकि आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो। सर मिसकंडक्ट मतलब क्या? गलत काम करना। गिल्टी मतलब क्या? आप दोषी पाए गए हो, आप दोषी पाए गए हो गलत काम करके, तो फिर हम आपको, और उसकी वजह से आपको मेंबरशिप से निकाला गया है, आपको बोला गया कि अब आप सीए का काम नहीं कर सकते, तो फिर आप डिसेबल माने जाओगे मेंबरशिप से, फिर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हो। और लास्ट में ये बोल रहा है सर, अगर आपके ऊपर कोई भी ये केस लगता था, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी ये केस लगता था और आपने इसकी जानकारी आईसीआई को नहीं दी, क्या बोला मैंने? आप सपोज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, तो आईसीआई को थोड़ी पता चलेगा अपने आप ही कि भाई मेरा कोई एक मेंबर है 4 लाख 4.5 लाख में से मेरा कोई एक मेंबर है जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया। आईसीआई को तो ये सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, आईसीआई के पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं आ जाएंगी, तो आपको बताना पड़ेगा आईसीआई को कि देखो भाई मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया हूं, अब आई एम नॉट क्या बोलते हैं, अब मैं मेंबरशिप लेने के लायक नहीं और मैं डिसेबल हो गया हूं मेंबरशिप से। अगर आप ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हो कि आप इन डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हो, तो उसको भी हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे, तो उसको भी हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब क्या? प्रोफेशनल तरीके से आपने कोई गलती करी है, प्रोफेशनल तरीके से आपने कोई गलत काम किया है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हम तब मानेंगे जब आपने कोई ये डिसेबिलिटीज में आ गए हो, आप इस डिसेबिलिटी से सफर करते हो और आप इसके बारे में आईसीआई को नहीं बता रहे हो, तो आपको जैसे ही डिसेबिलिटी मिले तो आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा कि भाई मैं डिसेबल हो गया हूं, अब मैं ये नहीं बन सकता हूं। ठीक है, यस सर। ये आपका डिसेबिलिटी किसमें लिखा हुआ था? सेक्शन नंबर 8 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कब हमारा नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाएगा। सर एक आपका रजिस्टर बनता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ना सारे मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं उनके मेंबरशिप नंबर के साथ, तो अब ये रजिस्टर में से मेरा नाम रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं सीए नहीं बोल सकता खुद को, अब मेरी मेंबरशिप नहीं है आईसीआई के साथ, अब मैं खुद को सीए नहीं बोल सकता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो कब, कैसे, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें मेरा नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाएगा, ये आपके सेक्शन नंबर 20 में दिया है। सबसे पहले अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो रजिस्टर से भी चला जाऊंगा। भाई अगर कोई इंसान ऑफ हो गया तो फिर उसका नाम रजिस्टर में रख के क्या मतलब, तो उसका नाम रजिस्टर से भी रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, जब मैंने खुद रिक्वेस्ट कर दिया कि प्लीज मेरा नाम रजिस्टर से रिमूव कर दो, मुझे अब सीए वाला टैग नहीं चाहिए, अब मुझे सीए करके खुद को नहीं बुलाना है, मैं ऊब गया हूं सीए बोल के, तो आपका नाम फिर रिमूव हो जाएगा अगर आप खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज, अगर आपने फी नहीं पे करी है,
हमें एज अ सीए मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है। अगर हम वो मेंबरशिप फी पे नहीं करते, कुछ टाइम लिमिट होती है, तब तक अगर आप मेंबरशिप फी पे नहीं करते हो तो आपका नाम रिमूव हो जाता है रजिस्टर से, फिर आप खुद को सीए नहीं बुला सकते हो। तो अगर आपने फी पे नहीं करी तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। एंड लास्ट में, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, जो भी डिसेबिलिटीज हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, अगर इनमें से कोई भी डिसेबिलिटीज आपके ऊपर लगती है तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा रजिस्टर से, क्योंकि you are disabled to be a member of Institute of Chartered Accountants of India, इसलिए आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। तो चार चीजें जिससे आपका नाम रिमूव हो जाएगा, या तो आप मर गए हो, या फिर आपने खुद बोला है, या फिर आपने फी पे नहीं करी, या फिर आप कोई डिसेबल हो गए हो। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन हमें करना है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बोल रहा है, मिस्टर शीतल इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज एंड मिसफॉर्च्यून ड्यूरिंग द ईयर 2021 he lost almost all of his wealth and became undischarged insolvent. After a few court hearings, finally in the year 2023, he was declared discharged insolvent and obtained a certificate from the court stating that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part. You are required to comment on the above situation with reference to CA Act 1949 and schedules thereto, especially from the point of section 8 entry of name in register of members. यहाँ पे क्या हुआ था सर, मिस्टर शीतल कौन है सर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब क्योंकि नेचुरल कैलामिटी आ गई, बार बार सुनामी नुआमी आ गई और मिसफॉर्च्यून हो गया, उसकी बुरी किस्मत हो गई, इसकी वजह से ड्यूरिंग द ईयर 2021 उसने सारी वेल्थ उसकी चली गई, उसने जो वेल्थ बिल्ड की थी वो सारी वेल्थ उसकी खत्म हो गई और वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गई। आफ्टर अ फ्यू कोर्ट हियरिंग्स, फाइनली 2 साल बाद 2021 के 2023 में 2 साल बाद उसको डिक्लेयर किया गया डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बनी 2021 में, 2023 में उसको डिक्लेयर किया गया डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया। ये सर्टिफिकेट बोलते हुए कि हाँ भाई, हमारी जो इंसॉल्वेंसी थी वो मिसफॉर्च्यून की वजह से हुई थी, मेरे किसी मिसकंडक्ट की वजह से नहीं हुई थी। अब आपको कमेंट करना है इस अबव सिचुएशन पे विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट एंड शेड्यूल देयरटू। और इसमें एक हिंट भी दे दिया कि आपको स्पेशली सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग रेफर करना है, जो सेक्शन 8 का नाम है एंट्री ऑफ नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना है। हमने सेक्शन 8 में डिसेबिलिटीज ऑफ मेंबरशिप पढ़ रखा है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बनते हो और अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हो तब आप मेंबर बनने के लायक हो, अगर आप सर्टिफिकेट जब तक नहीं लेते तब तक आप मेंबर बनने के लायक नहीं हो। तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे सर, वही जैसे हम लॉ का आंसर करते हैं वैसे ही हमें इसका भी आंसर करना है। पहले हमें प्रोविजंस लिखना है, फिर हमें इन द गिवन केस लिखना है, फिर हमें प्रोविजंस को आपके जो क्या बोलते हैं इन द गिवन केस है इसके साथ लिंक करना है और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना है कि क्या करना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या बोला सर, सेक्शन नंबर 8, यहां पे सेक्शन नंबर 1 कोट किया, तो सेक्शन नंबर 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का ये जो भी सेक्शन है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सीए एक्ट 1949 के सेक्शन है। तो सेक्शन 8 ऑफ सीए एक्ट 1949 हमें बताता है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई भी पर्सन को हम डिबार कर देंगे कि वो अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं डाल सकता है। पहला उसमें से एक क्या है हमारा, उसमें से एक ये है कि अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है जिसने कोई भी कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं लिया है जो ये बताता है कि उसकी जो इंसॉल्वेंसी हुई है वो मिसफॉर्चून की वजह से हुई है, बिना उसके किसी मिसकंडक्ट की वजह से हुई है। हियर ऐसा नोट किया जा सकता है कि पर्सन जिसका नाम रिमूव किया जाएगा मेंबरशिप से फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसका नाम हमारे टाइम पास है, तो ये वाला आप भी कर सकते हैं, ये तो टाइम पास लिखा है कि भाई अगर हमने किसी का नाम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ऐड किया हमारे रिमूव किया हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तो उस स्पेसिफाइड पीरियड तक उसका नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वापस नहीं आ सकता। सपोज किसी सीए को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया कि आप सीए नहीं हो, 6 महीने के लिए हम आपको सस्पेंड करते हैं, तो 6 महीने के लिए हमने उसका नाम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से निकाल दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर हम उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वापस से ऐड नहीं करेंगे। सिंपली यहां पे ये चीज करने की कोशिश कर रहा था। इन एडिशन, अगर आपके पर कोई भी डिसेबिलिटी लगती है और अगर आप वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हो हमारे इंस्टीट्यूट को, तो उसको भी हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे। जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये लास्ट पॉइंट आपको हर पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये लास्ट पॉइंट हमेशा लिख के आना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर आपने ये सब नहीं बताया तो फिर आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, यस सर। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसपे कोई भी डिसेबिलिटी लग रही है सेक्शन नंबर 8 में, अगर कोई भी डिसेबिलिटी लग रही है, कोई भी टाइम पे कोई भी डिसेबिलिटी लग रही है, तो आपका नाम जो है हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव हो जाएगा। जो हमने जस्ट अभी ये चीज पढ़ी, हमारे सेक्शन नंबर 20 में ये लिखा हुआ था कि सर अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी से मतलब पीड़ित हो जाते हो, डिसेबिलिटी अगर आप पे लग जाती है, तो आपका नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव हो जाएगा। वो तीसरी बात इन्होंने यहाँ पे लिख के दी। इन द गिवन केस क्या हुआ सर, इन द गिवन केस हमारा डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, इसको कोर्ट से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। हेंस जो मिस्टर शीतल है उसने कोई भी प्रोविजंस वायलेट नहीं किया है क्योंकि उसे सर्टिफिकेट मिल गया है। सर अगर उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला होता और उसने ये बात इंस्टीट्यूट को नहीं बताई होती तो यहां पे गिल्टी माना जाता, वायलेशन माना जाता हमारे सेक्शन नंबर 8 का, एंड उसका नाम हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं निकालेंगे।
उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से नहीं निकालेंगे क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट आ गया है। अब यहां पे जो मेरा डाउट है और जो बच्चों का डाउट भी ये आता है कि सर ये जो 2 साल गए उस 2 साल का क्या, जब आपको 2021 में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित किया था तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बनके तो आप सीए नहीं रह सकते ना। तो ये जो 2021 से लेके 2023 तक जब आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का टैग लेके घूम रहे थे तब इसने आईसीए को क्यों नहीं बताया, और वो पॉइंट यहां पे आईसीए ने अपने आंसर में कवर क्यों नहीं कर रखा है, वी नेवर नो। लेकिन यहां पे बेसिकली आईसीए सिर्फ ये सर्टिफिकेट वाले पॉइंट को टच करना चाह रहा था, वो ये वाले पॉइंट को टच नहीं करना चाह रहा था, इसलिए आईसीए ने आंसर भी इस सर्टिफिकेट वाले पॉइंट से दिया है कि हाँ भाई अभी तो ये डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अभी तो इसके पास सर्टिफिकेट है, तो अभी तो इसने सब कुछ काम बढ़िया तरीके से किया है। 2 साल को उन्होंने टच ही नहीं किया कि 2 साल के लिए तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट थी, और उसने बताया नहीं कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है आईसीआई को, तो उसका नाम तो नहीं आना चाहिए था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, लेकिन वो पॉइंट आईसीआई ने यहाँ पे टच नहीं किया है। ठीक है, यस सर, ये जस्ट मैं आपको बता रहा था, आपका डाउट आएगा इससे पहले मैं आपको मेरा ही डाउट बता देता हूं कि हाँ भाई आईसीआई ने नहीं किया है, मुझे पता है। ठीक है, यस सर। अब मैं बात करता हूं, सर ये जो नाम मेरा रिमूव हुआ है फ्रॉम द रजिस्टर, क्या मैं अपना नाम वापस से डलवा सकता हूं? बिल्कुल डलवा सकते हो भाई, बिल्कुल डलवा सकते हो। आपका नाम आप रिस्टोर करवा सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप, कि आपका नाम जब रिमूव हो गया था रजिस्टर से तो आप उसको वापस से अपना नाम डलवा सकते हो। सर कब डलवा सकता हूं? क्या मैं मर गया उसके बाद वापस से मैं अपना नाम डलवाने आऊंगा? नहीं सर, वो आत्मा मेरी नहीं आने वाली नाम डलवाने के लिए। दूसरा, अगर मैंने खुद ही रिक्वेस्ट किया नाम रिमूव करने के लिए तो फिर मैं वापस से नहीं डलवा सकता। तीसरी चीज, अगर मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मैं कोई एप्लीकेशन देख के अपना नाम वापस से नहीं डलवा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने फी पे नहीं करी है तो फिर मैं अपना नाम वापस से डलवा सकता हूं। कैसे डलवा सकता हूं? फी पे करके। तुमने फी पे नहीं करी थी इसलिए हमने तुम्हारा नाम निकाला था। अब तुम जागरूक हो गए हो, अब तुम अवेयर हो गए हो कि सीए की कितनी वैल्यू है सीए डिग्री की, तो अब तुम फी पे करने के लिए रेडी हो, तो तुम जैसे फी पे कर दोगे हम तुम्हारा नाम ऐड कर देंगे। तो ये क्या बोल रहा है सर, रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप की बात कर रहे हैं जो आपके रेगुलेशन 19 में दिया है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 19 में नहीं है, रेगुलेशन 19 में आपके रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप की बात की गई है। तो अगर किसी मेंबर का नाम इसलिए रिमूव किया जा रहा है रजिस्टर से क्योंकि उसने फीस पे नहीं करी थी, तो अगर वो एप्लीकेशन देता है आईसीआई को कि प्लीज आप मेरा नाम रजिस्टर में ऐड कर दीजिए, और सिर्फ एप्लीकेशन नहीं देता, उसके साथ साथ वो फीस भी दे देता है, तो फिर हम उसका नाम वापस से रजिस्टर में ऐड कर देंगे। लेकिन सर यहां पे दिक्कत ये आएगी, यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि हम कब से उसका नाम रजिस्टर में ऐड करेंगे, कब से हम मानेंगे, क्या होगी हमारी इफेक्टिव डेट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। क्योंकि सर आप एक बात समझिए कि मैंने सपोज 1 अप्रैल से मेरा नाम हट गया था रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्योंकि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर की फीस पे नहीं करी। अब मैं 30 सितंबर को जाके इस फाइनेंशियल ईयर की फीस पे कर रहा हूं, मतलब अब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मेरा नाम ऐड कर दो। तो सर मैं 1 अप्रैल को जब मेरा नाम रिमूव किया होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर से, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने सीए वाला काम करना छोड़ दिया कि भाई आज से तो मैं सीए नहीं बोलूंगा खुद को, तो आज से मैंने सीए करने वाला काम छोड़ दिया। सर मैंने हो सकता है काम भी किया हो सीए वाला, सारा काम किया हो सीए वाला, क्योंकि भाई इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है, तो मैंने वो काम तो किया होगा सीए वाला जो सीए वाले करते हैं काम। अब मैं 30 सितंबर के आपके पास जा रहा हूं कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं आपको फीस देना चाह रहा हूं, आपकी जो फीस है आप ले लीजिए और मेरा नाम रिस्टोर कर दीजिए आपके रजिस्टर में। अब ये जो रिस्टोरेशन होगा उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? क्या हम इस दिन से आपका नाम रिस्टोर करेंगे कि हाँ भाई 30 सितंबर से आपको सीए बोला जाएगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के बीच आप सीए नहीं थे, अब 30 सितंबर से आप सीए बन गए हो, अब आप सीए वाला काम कर सकते हो? या फिर सर जब से हमारा नाम रिमूव किया गया था, जैसे 1 अप्रैल से हमारा नाम रिमूव किया गया था, तो क्या हम 1 अप्रैल से हमें रिस्टोर करना पड़ेगा? ये हम यहां पे पढ़ने वाले कि सर क्या टाइमिंग होने वाली है हमारे रिस्टोरेशन की। तो ये क्या बोल रहे हैं सर, अगर आपने जो ये एप्लीकेशन करी है वो विद इन सेम ईयर ऑफ रिमूवल कर दी है, मतलब जिस साल आपका नाम रिमूव किया था उसी साल आपने अगर रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन कर दी है, तो आपका इफेक्टिव डेट फॉर रिस्टोरेशन कब माना जाएगा? जिस दिन आपका नाम रिमूव किया गया था, जिस दिन आपका नाम रिमूव किया गया था उस दिन हम इफेक्टिव डेट ऑफ रिस्टोरेशन मानेंगे। और सर ये जो ईयर बोला है सर, ये कैलेंडर ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर है? पूरे प्रोफेशनल एथिक्स में जहां पे भी हम ईयर डिस्कस करेंगे वहां पे वो फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर रहा है। तो अगर आपका सपोज 1 अप्रैल को आपका नाम जो था वो रिमूव कर दिया गया था, आपने 30 सितंबर को वापस से एप्लीकेशन दी, फीस दी, क्योंकि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन ऑफ फीस दी है, तो फिर आपका नाम जो है वापस से रिस्टोर कर लिया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल ओनली। ठीक है, यस सर। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस में होता है, प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ऐसे कि भाई आप ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीओपी, कि हमें ऐसे सीओपी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही
ही मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, नहीं तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है ना, इसकी भी फीस हमें पे करनी पड़ती है सीओपी लेने की। तो वो जो फीस है, हो सकता है मैंने फीस ना पे करी हो, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से भी नाम हट गया हो। अब वो नाम अगर मुझे वापस से ऐड करवाना है, वापस से उनको बोलना है कि भाई मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरा नाम अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वाले मेंबर्स में ऐड कर दीजिए, तो फिर मैं वापस से उनको फीस पे करूंगा। अगर यही सेम केस, यही वाला जो सेम केस है, ये आपके सीओपी के रिस्टोरेशन में भी इफेक्टिव होता है कि अगर आपने जो अपनी फीस पे करी वो उसी ईयर में पे कर दी जिस ईयर में आपका नाम रिमूव किया गया था सीओपी रिमूवल के केस में, तो फिर आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो उसी डेट से माना जाएगा जिस दिन आपका नाम रिमूव हुआ था। जब से आपका नाम रिमूव हुआ था तब से ही हम आपका नाम मान लेंगे कि हाँ भाई आपका नाम रिस्टोर हो चुका था मेंबरशिप के रजिस्टर में। ठीक है, यस सर, ये मैं वापस से सीओपी वाले केस में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है सर, क्या हो अगर मैंने सेम ईयर में आपका नाम नहीं डलवाया है, मैंने एक साल सपोज 1 अप्रैल को मेरा नाम रिमूव हो गया था, अब मैं नेक्स्ट ईयर के 3 अप्रैल को अपना नाम, मतलब आपको एप्लीकेशन पे कर रहा हूं, आपको फीस पे कर रहा हूं ताकि आप मेरा नाम ऐड कर सको, तो सर क्या मैं 1 अप्रैल से अपना नाम मानूंगा कि मेरा नाम रिस्टोर हो चुका है? नहीं सर, फिर उस केस में जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन दी है उस दिन से हम आपका नाम मानेंगे कि हाँ भाई आपका नाम रिस्टोर हो चुका है। जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगे उस दिन से आपका नाम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है सर, आपका ये जो नाम रिमूव हुआ था ना मेंबरशिप में, वो फी की वजह से नहीं हुआ था, वो किसी के ऑर्डर की वजह से हुआ था। किसी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने सपोज ऑर्डर, आपके जो आईसीआई होता है ना उसमें ना अलग अलग कमिटीज होती है, डिसिप्लिन होते हैं, बोर्ड्स होते हैं। एक बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिनरी कमिटी होती है, एपेलेट अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई बाहर की एपेलेट अथॉरिटी हो गई, कोई हाई कोर्ट्स जो होते हैं हमारे स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं। तो अगर इनके ऑर्डर्स पे आपका नाम रिमूव किया गया था, उन्होंने बोला था कि भाई इसको सीए के मेंबरशिप से हटा दो, ये सीए का मेंबर नहीं बन सकता है, अगर उनके ऑर्डर से आपका नाम रिमूव किया गया था तो उनके ऑर्डर से ही आपका नाम वापस ऐड किया जाएगा। जो भी उनके ऑर्डर में लिखा होगा तब से आपका नाम ऐड किया जाएगा, उससे पहले आपका रिस्टोरेशन नहीं हो सकता है मेंबरशिप का। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर हम सीए नहीं है, मतलब हम मेंबर ऑफ आईसीआई नहीं है, फिर भी हम खुद को मेंबर बताते हैं आईसीआई का, हम प्रैक्टिस में नहीं है फिर भी हम प्रैक्टिस वाला काम कर रहे हैं, तो हमें गिल्टी माना जाएगा, हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है सर? सेक्शन नंबर 24 ये बोल रहा है कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जब आप क्लेम कर रहे हो टू बी द मेंबर ऑफ आईसीआई और वो फॉल्स है, मतलब आप मेंबर नहीं हो फिर भी आप बोल रहे हो। एनी पर्सन जो मेंबर नहीं है आईसीआई का, रिप्रेजेंट करता है कि वो आईसीआई का मेंबर है, या फिर वो डेजिग्नेशन यूज करता है सीए। आप डेजिग्नेशन भी यूज नहीं कर सकते अगर आप सीए नहीं हो, तो अगर आप डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो या फिर लोगों को बता रहे हो कि मैं आईसीआई का मेंबर हूं, या फिर आप मेंबर तो हो आईसीआई के लेकिन आपके पास सीओपी नहीं है और आप फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या बोला मैंने? अगर आप मेंबर हो आईसीआई के लेकिन आपके पास सीओपी नहीं है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि आप प्रैक्टिस में हो, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर आपको फाइन लगाना पड़ेगा। सर अगर हमने पहली बार आपको पकड़ा, अगर फर्स्ट कनेक्शन मतलब क्या होता है, पहली बार अगर हमने आपको पकड़ा है तो आपको फाइन लगेगा अप टू 1000 रुपीज का। अगर आपको हम बार बार पकड़ते हैं, उसके बाद हमने जब भी आपको पकड़ा तब या तो आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर आप पे फाइन लग सकता है 5000 का, या फिर दोनों हो सकता है। सर ये 1000 5000 इतना ही फाइन लेते हैं क्या लोग? इससे ज्यादा लेते नहीं है क्या? तो ये आईसीआई ने पता नहीं बचपन से ये चलाते ही आ रहे हैं ऐसे 1000 5000, आईसीआई ने कभी रिवाइज नहीं किया, बढ़ाया नहीं इसको, तो अभी 1000 5000 ही है। ठीक है, अब अगर आप फाइन पे नहीं कर रहे हो तो आपको रिग्रेस इंप्रिजन में जाना पड़ेगा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में जाना पड़ेगा 3 महीने के, अगर आप ये फाइन पे नहीं करते हो तो। ठीक है, यस सर। क्या पढ़ा अभी तक हमने? एक बार वापस हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं मेंबरशिप ऑफ आईसीआई के बारे में। सर टाइप ऑफ मेंबर्स ऑफ आईसीआई की बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि एक होता है आपका एसोसिएट मेंबर, दूसरा होता है आपका फेलो मेंबर। एसोसिएट मेंबर वो मेंबर जो आप डायरेक्टली, मतलब आईसीआई के जैसे ही आपको मेंबरशिप मिली तो आप एसोसिएट मेंबर बन जाओगे, इसमें हम नाम, आपके नाम के बाद ये लेटर्स यूज कर सकते हो एसीए। फेलो मेंबर मतलब क्या? वो एसोसिएट मेंबर जो कंटीन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा है, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, तो उसको हम एसोसिएट फेलो मेंबर बोलेंगे। एंड दूसरी चीज, या तो आप इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, इक्विवेलेंट टू पर्सन जिसका 5 साल कंटीन्यूअस प्रैक्टिस में है, मतलब ये बंदा 5 साल कंटीन्यूअस प्रैक्टिस में है, इसके इक्विवेलेंट ही मेरे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं भी अपने आप को फेलो मेंबर बोल सकता हूं और अपने नाम के बाद एफसीए वर्ड यूज कर सकता हूं। डिसेबिलिटीज फॉर मेंबरशिप की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 8 में दिया हुआ है। याद रखिएगा कि सर हमने अगर 21 इयर्स के नहीं होंगे तो हम डिसेबल है, अगर हम अनसाउंड माइंड के हैं, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने हमें बोल दिया कि हम अनसाउंड माइंड के तो हम डिसेबल है, अगर हम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो हम डिसेबल्ड है, अगर हम डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है लेकिन हमने कोर्ट से नहीं लिया है, क्या नहीं लिया है? क्या सर कोई एक सर्टिफिकेट नहीं लिया जिसमें बोला गया कि हमारी जो इंसॉल्वेंसी थी वो मिसफॉर्चून की वजह से हुई थी, बुरी किस्मत की वजह से हुई थी, हमारी किसी मिसकंडक्ट की वजह से नहीं हुई थी, तो हम डिसेबल है। नेक्स्ट, अगर कोर्ट ने हमें कन्विक्ट कर दिया, भले इनसाइड इंडिया किया आउटसाइड इंडिया किया, कोई भी ऑफेंस जो मोरल टर्पिट्यूड का था जिसके लिए मुझे जेल हो गई है, या फिर कोई ऑफेंस जो मैंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में कमिट किया है, अनलेस
या तो मुझे माफी मिल गई हो, ग्रांटेड पार्डन कर दिया हो, या फिर सीजी ने मेरी डिसेबिलिटी को रिमूव कर दिया हो। और लास्ट में ये बोल रहा है कि आपको रिमूव किया गया मेंबरशिप से ड्यू टू यू आर गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट। अगर आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट थे और आपको रिमूव किया गया था तो फिर आपको डिसेबल माना जाएगा मेंबरशिप के पर्पज से। अगर आप कोई फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करते हो कि आप इस डिसेबिलिटीज में से किसी भी डिसेबिलिटीज में सफर करते हो और वो फैक्ट्स आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, यस सर। रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर कहां से हो सकता है सर? सेक्शन 20 में बात करते हैं। अगर आप डेड हो गए तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। अगर आपने रिक्वेस्ट करी कि नाम रिमूव कर दो तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। अगर आपने फीस पे नहीं कर रखी तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। आपने कोई डिसेबिलिटीज है, ये जो डिसेबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई डिसेबिलिटी सफर कर रहे हो तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप की बात करते हैं कि अगर आपका नाम फीस ना पे करने की वजह से रिमूव हुआ था तो आपने जैसे ही एप्लीकेशन दी, फीस पे करी, आपका नाम वापस से रिस्टोर हो जाएगा। अब सर इफेक्टिव डेट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होगी? अगर आपने सेम ईयर में वापस से अप्लाई कर दिया तो जिस दिन से आपकी मेंबरशिप रिमूव की गई थी उस दिन से आपकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। और सेम ये आपका सीओपी रिस्टोरेशन के केस में भी सेम होता है। अगर आपका नाम इसलिए रिमूव किया गया था क्योंकि आपके बीओडी ने ऑर्डर किया, डिसिप्लिन कमेटी में ऑर्डर किया, एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर किया, आपके हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, तो फिर एज पर उनके ऑर्डर्स आपका नाम वापस से रिस्टोर हो जाएगा। और लास्ट में कोई अदर केसेस है तो जैसे ही आप डेट ऑफ एप्लीकेशन देते हो कि आपका नाम रिस्टोर हो जाए तब से आपका नाम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आते हैं पेनल्टी कि भाई आप मेंबर नहीं हो आईसीआई के फिर भी आप फॉल्सली क्लेम करो कि आप आईसीआई के मेंबर हो। कोई भी पर्सन जो मेंबर नहीं है आईसीआई का ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो आईसीआई का मेंबर है, या फिर वो सीए डेजिग्नेशन यूज करता है, या वो मेंबर तो है लेकिन वो सीओपी नहीं होल्ड करता है और रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रैक्टिस में है। सीओ प्रैक्टिस में होने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आप फिर भी कर रहे हो तो आपको पनिशेबल माना जाएगा। फर्स्ट कनेक्शन पे पहली बार अगर पकड़ा तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा, अप टू 1000 रुपीज का फाइन लगेगा। एंड जब बार बार हम दूसरी बार आपको पकड़ेंगे या फिर बार बार लगातार पकड़ेंगे तब हर बार में आपको या तो जेल हो जाएगी अप टू 6 मंथ्स की, या तो फाइन लगेगा अप टू 5000 का, या फिर दोनों भी लग सकता है। और अगर आप फाइन पे नहीं करे तो आपको 3 महीने की जेल हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ये वाले पर्टिकुलर लेक्चर के लिए हम यहां पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आगे आपका और प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 28-29 पेजेस का हमारा पूरा चैप्टर है, तो इसको हम मल्टीपल 5, 6, 7, 8 इतने लेक्चर्स में डिवाइड करके पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं डिटेल में जाके। तो ठीक है, यस सर। और पूरा हम एक साथ ही बाद में क्विक रिकैप वे में पूरा हम एक साथ ही इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, यस सर। इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पार हम सीए बनेंगे, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।